हाँ जी, सबको स्क्रीन आवाज सब कुछ क्लियर है। मुझे कंफर्म कर दें, फिर हम मैं स्टार्ट करता हूँ। जी ठीक हो गया। ठीक है, जजाकल्ला। अच्छा जी, आज हमने जो है ना ज्योग्राफी का दो तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं छोटे छोटे, तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो आपने पेशेंस रखनी है, चीज़ों को नोट करते जाना है, और जो हम चीज़ें कवर करते जाएंगे वो साथ आपने नोट करते जानी है। ठीक है। दो दो तीन टॉपिक्स हैं, और इसके साथ हम इंशाल्लाह ज्योग्राफी जो है ना उसको वाइंड अप कर देंगे। तो हमने पाकिस्तान की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, और हमने पाकिस्तान का मैप बहुत दफ़ा आपके सामने ड्रा किया, और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के रंग भरने की हमने कोशिश की, और हमने एंड पे जो है ना मुख्तलिफ किस्म मुख्तलिफ जावियों से इसको देखा। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने क्या, हम एक एक सूबे को भी हमने देखा, फिर एक एक सूबे में कौन कौन सी डिवीजन्स हैं, कैसे कैसे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, ये सारी बातों को हमने डिटेल से देखा। हम जानते हैं कि ये सिंध है, हम जानते हैं कि ये बलूचिस्तान है, हम जानते हैं कि ये केपी की है, हम जानते हैं ये पंजाब है, और हम जानते हैं कि ये फाटा का रीजन है। ठीक है। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि ये जो रीजन है यहाँ पे, ये किसका रीजन है, हम जानते हैं कि ये रीजन है हमारा जीबी का। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो रीजन है ये है AJK का। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो रीजन है दैट इज डिस्प्यूटेड, और ये अभी जो है ना वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडिया के कब्जे में है। यहाँ तक तो हम जानते हैं। अब आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने इस धरती के अंदर जो दरिया बहते हैं, जो रिवर्स बहते हैं, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। तो उसके अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान है उसके अंदर टोटल कितने रिवर्स बहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो टोटल रिवर्स बहते हैं उनकी तादाद आप नोट कर लें, ये है 24। ये भी किसी पेपर में सवाल आया है। पाकिस्तान में टोटल 24 दरिया बहते हैं, और उसमें जो पंजाब है उसके अंदर 5 दरिया बहते हैं। नाम से ज़ाहिर है पंज आब, 5 दरियाओं की ज़मीन, 5 पानियों की ज़मीन, पंज आब 5 दरिया। केपी जो है, केपी के उसके अंदर 8 दरिया बहते हैं। बलूचिस्तान जो है उसके अंदर 7 दरिया बहते हैं। सिंध जो है, सिंध, उसके अंदर 4 दरिया बहते हैं। तो अगर आप इनको सारों को ऐड अप कर दें, तो 8 और 5 13, 13 और 7 20, और 4 24, तो 24 दरिया पूरे पाकिस्तान में बहते हैं। लेकिन हम 24 की जो है ना डिटेल से नहीं कवर करेंगे, हम इनमें जो इम्पोर्टेंट दरिया है हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। हम किन इनमें से किन दरियाओं को डिटेल से देखेंगे, उनके नाम हैं इंडस, चनाब, झेलम, ब्यास, सतलज, और रावी। हम इन ये जो 6 दरिया हैं हम इसको डिटेल से देखेंगे। अब जी एक एक दरिया की मैं बताऊंगा आपको कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कहाँ से वो कैसे एंड अप होता है। ठीक है, तो मैं इसको मैप को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, तो ये आपने बातें सारी नोट कर ली होंगी, ताकि आपको चीज़ों को विजुलाइज करना जो है ना वो आसान होता जाए। मैं थोड़ा सा, अब मैं पूरा पाकिस्तान का मैप मैं नहीं बना रहा, मैं सिर्फ जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा पंजाब है। ठीक है, ये इसके साथ केपी है, और इस तरह हमने बनाया, बल्कि मैंने इसको ये थोड़ा चेंज बना दी, मैं इसको चेंज करता हूँ। थोड़ा सा पाकिस्तान का मैं लेंथ ही बनाऊंगा ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। ठीक है, ये इस तरह का मैप है नहीं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको विजुलाइज हो जाए। ठीक है, ये सिंध है, यहाँ पे ये बलूचिस्तान है, ऊपर ये केपी है। ठीक है, यहाँ पे वो फाटा वाला रीजन है, यहाँ पे पंजाब है, ये पंजाब है। उसके साथ फिर आप जानते हैं कि यहाँ पे ये जो
ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहाँ पे ये साथ वाला ये एरिया है, ये AJK है। उसके बाद ऊपर वाला ये जो एरिया है, ये वाला, ये GB है। ठीक है, और ये सारा पंजाब है। तो एक एक दरिया को हम कवर करते हैं। जो सबसे पहले एक एक को आप नोट करना है। मैं एक दरिया लिखूंगा, फिर वो आपको बताऊंगा वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो मैं मेरी जो डायरेक्शन होगी वो जो राइट टू लेफ्ट होगी, यानी कि मैं सबसे पहले राइट मोस्ट रिवर बनाऊंगा, फिर उसके बाद राइट के बाद लेफ्ट साइड वाला, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, एंड पे एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो दरिया है वो मैं ड्रा करूँ। तो सबसे पहले जो एक्सट्रीम राइट पे जो हमारा दरिया है, उसका नाम है सुतलेज। सुतलेज है। और ये जो सुतलेज है, ये सुतलेज जनाब शुरू होता है। अब हम जानते हैं कि ये जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसके ऊपर है यहाँ पे, ये जो इलाका है ये है चाइना का इलाका। और हम जानते हैं कि यहाँ पे तिब्बत है, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने बात की थी कि ये जो ना रूफ ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है ना, हाईएस्ट प्लेटो है दुनिया का। तो ये जनाब जो सतलज है ये स्टार्ट होता है तिब्बत से, यानी कि चाइना से शुरू होता है। चाइना से शुरू होता है, ऊपर से आता है। उसके बाद ये आता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के बाद होता 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 इंडिया में से होता 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 होता, और ये जनाब पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है कसूर के मकाम से। कसूर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि लाहौर के थोड़ा फासले पर है। तो ये कसूर का जो मकाम है, ये असल में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कहीं पे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ बना दिया। तो कसूर के मकाम पे ये पाकिस्तान में दाखिल होता है, और यहाँ तक ही ऐसे आता है। अब इसको मजीद आगे ड्रा करूंगा, अभी आपने ये देख लें, बस यहाँ तक देख लें, फिर ही आपको चीज़ साथ साथ क्लियर हो जाएगी। अभी तक मैंने क्या बताया, सतलज रिवर है जो कि तिब्बत से शुरू हुआ, उसके बाद इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आया, उसके बाद ये इंडियन पंजाब है, ये वाला इंडियन पंजाब है। इंडियन पंजाब से होता हुआ पाकिस्तानी पंजाब में कसूर के मकाम से दाखिल हुआ, बस। अभी इसको छोड़ दें, दूसरा दरिया देख लें। दूसरा एक दरिया जो ये जो ये तो राइट मोस्ट था ना, अब राइट मोस्ट के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हम चलने वाले हैं। ये उसके बाद जो दूसरा दरिया है, उसका नाम है, ये तो मैंने आपको बताया ना, सतलज है। ये आपको बताया ना कि आपका अभी कौन सा बताया है, आपको ये सतलज बताया। उसके बाद जो दूसरा जो दरिया है वो है हमारा ब्यास। अच्छा, ब्यास कहाँ से जी शुरू होता है? ब्यास हमारा शुरू होता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में से ये शुरू होता है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से ब्यास। और ये किसी ज़माने में ये पाकिस्तान में आता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि इंडस वाटर ट्रीटी होती है, उसके अंदर हमने तीन दरिया जब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसमें जब हम तीन दरिया भारत को हवाले करते हैं, तो ये उसमें हम पूरे का पूरा इसका जो कंट्रोल है वो भारत को देते हैं, तो ये पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल नहीं होता। इसी में से ही उन्होंने एक, भारत ने कैनाल बना ली है, और इसको जो है ना पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया। और हम ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने उनको दे दिया था। तो ये दूसरा दरिया है, कौन सा? ब्यास। पहला सतलज जो पाकिस्तान में दाखिल हुआ, दूसरा ब्यास। ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू हुआ और पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर दाखिल नहीं हुआ, उससे पहले ही इसको जनाब इसको डाइवर्ट कर दिया गया। उसके बाद जो तीसरा दरिया है, उसका जनाब नाम है उसका नाम है आपका, वो है आपका रावी। रावी है जी। और ये जो रावी है, ये कहाँ से शुरू होता है? ये भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू होता है। ठीक है, और ये आता है, यानी उसके बाद इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के बाद ये भारतीय पंजाब में दाखिल होता है। उसके बाद होता 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 ये जनाब पंजाब में दाखिल हो जाता है। ठीक है, और पंजाब में ये, पंजाब जो है ना, पंजाब का वैसे ये जो जगह है इसका नाम है करतारपुरा। ये जो करतारपुर है ना, करतारपुरा नहीं, करतारपुर, करतारपुर के मकाम से ये दाखिल होता है। तो अगर आप सिटी का नाम लें तो आप ये कह सकते हैं कि लाहौर, लाहौर के साथ ये शुरू होता है। इतना ही आपको आइडिया होना चाहिए, करतारपुर के मकाम पे ये पाकिस्तान की या पंजाब की टेरिटरी में दाखिल होता है। बस अब यहाँ तक इसको छोड़ दें। सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया। उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो रिवर है दैट, उसका नाम है झेलम। वो जी कहाँ से शुरू होता है जी? जो झेलम है ये जनाब हमारा, अब ये आपको बता रहा हूँ मैं, झेलम रिवर। अब जो झेलम रिवर है
ये झेलम से पहले आपको मैं बता देता हूँ। आज झेलम बता देता हूँ। नहीं, पहले आई जे सी। पहले झेलम से पहले आपको चिनाब बताना है। चिनाब। झेलम बाद में आएगा। चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर ये कहाँ से शुरू होता है जी? ये भी उसी तरह इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू होता है। अभी आप यहाँ से देख लें, आपको पता भी चल रहा होगा, ये देखें ना, तकरीबन सारे दरिया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से ही निकल रहे हैं। इसी वजह से तो इतना झगड़ा है कश्मीर का। ठीक, जो कायद ने कहा था कि कश्मीर हमारी शाहरग है, तो क्यों शाहरग कहा था? आप खुद देख रहे हैं, शाहरग तो है ना। सारे दरियाई वहीं से गुजर के आते हैं, तो अगर आपने उसको, किसी ने उसको रोक लिया, तो हमारी तो लाइफ लाइन ही यही पानी है, तो हमने रोक दिया तो हम तो खत्म हो गया ना। तो इस वजह से कहा था। अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो जो हमें ये तीसरा दरिया है चनाब, ये जनाब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू हुआ। उसके बाद जनाब ये आया आया, और ये जनाब पंजाब के अंदर दाखिल होता है। और ये जनाब दाखिल होता है सियालकोट के मकाम से। सियालकोट के मकाम से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। तो सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चनाब हो गया, उसके बाद आ गया हमारा झेलम। अब जो झेलम है, ये जो दरिया है, ये क्या है? ये भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू होता है, और ये फिर इंडियन पंजाब में नहीं जाता। ये फिर इसके बाद आता है आज़ाद कश्मीर में। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के बाद ये आता है आज़ाद कश्मीर में। फिर आज़ाद कश्मीर के बाद जो है ना, ये दाखिल होता है हमारे उसके अंदर, पंजाब के अंदर, और ये झेलम के करीब से इसके अंदर दाखिल होता है। ठीक हो गया। यहाँ से झेलम के इसमें से दाखिल होता है, और आगे फिर आपको मैं बताऊंगा कि आगे कहाँ जाता है। झेलम हो गया। उसके बाद जनाब जो फाइनल हमारा रिवर है, जिसको हम इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, उसका नाम है इंडस, सिंध। ये कहाँ से शुरू होता है जी? ये जनाब जो आपको पहले बता चुका हूँ कि तिब्बत, ये कश्मीर से नहीं शुरू होता, ये तिब्बत से शुरू होता है। और तिब्बत किधर है? चाइना के अंदर है। ठीक है। वहां पे एक जगह है, एक चश्मा है जिसका नाम है मानसरोवर। 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 मानसरोवर एक चश्मा है, एक जगह है, समझ लें, तिब्बत के अंदर। वहां से ये शुरू होता है इंडस रिवर। और वहां से ये शुरू होता है, उसके बाद किधर आता है ये? उसके बाद जनाब ये आता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। गुजरता उधर से ही है, लेकिन शुरू यहाँ से नहीं होता, शुरू वहां से होता है। ये भी सारे सवाल आते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। अब जनाब ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आ गया। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के बाद फिर आता है ये आज़ाद कश्मीर में। एक मिनट, ये ऊपर स्क्रीन आ जाती है ना, थोड़ा वो इशू करता है। तो अभी आप ये ऊपर, मैं यहाँ से ना उसको ले नहीं पा रहा। अब आप यही समझ लें कि ये तिब्बत से शुरू हुआ। मैं वहां पे ड्रा नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि वो उसमें इशू ना हो वो, क्योंकि आगे से ना वो फिर मुझे रिमूव करना पड़ता है। तिब्बत तिब्बत से शुरू हुआ, उसके बाद आया ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, उसके बाद आया ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर आया, उसके बाद ये किधर चला गया? उसके बाद ये दाखिल हो जाता है केपी के अंदर। ठीक है। उसके अंदर किसके बाद दाखिल होता है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से शुरू हुआ, और फिर ये होता होता केपी के अंदर, पंजाब के अंदर दाखिल नहीं हुआ, ये केपी के अंदर दाखिल हुआ। ठीक है। और केपी के जिस जगह से दाखिल होता है, वो उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कोहिस्तान है। कोहिस्तान के मकाम से केपी के अंदर दाखिल होता है। फिर केपी में रहता है, फिर केपी में रहता है, फिर केपी में रहता है, फिर क्या होता है? उसके बाद जनाब ये मैं आपको बता रहा था कि ये, एक मिनट, यहाँ से आया। अब ये पंजाब में नहीं आया। ठीक है। ये मैप में यहाँ पे केपी है, तो ये केपी में दाखिल होता है, केपी में घूमता है, फिर केपी केपी में चलता है। फिर ये पंजाब में दाखिल होता है। पंजाब के यहाँ पे अटक एक डिस्ट्रिक्ट है, अटक, केपी के उसके साथ है। अटक के मकाम से ये क्या होता है? पंजाब में दाखिल होता है। ठीक हो गया। तो ये मैंने अभी आप तक आपको क्या बताया? मैंने आपको ये छह जो दरिया हैं कहाँ से शुरू होते हैं और किस मकाम से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं। दोबारा मैं बताता हूँ आपको, इसको दोबारा से देख लें, फिर इसको मजीद आगे हम इसको लेके जाएंगे। सबसे पहले आपको सतलज बताया, जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे है, बिल्कुल राइट पे। ये जनाब कहाँ से शुरू हुआ? सतलज जनाब शुरू हुआ ये तिब्बत से शुरू हुआ। तिब्बत के बाद ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आया। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के बाद आता 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 जनाब ये यहाँ पे पंजाब में जो है ना, कसूर के मकाम से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। सतलज डन। उसके बाद ब्यास। ब्यास इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू हुआ, और उसके बाद जनाब ये आया आया आया,
और पाकिस्तान में दाखिल ही नहीं हो सका। किसी जमाने में आता था लेकिन अब नहीं है, इसको इंडिया ने मोड़ लिया। तो इसका तो चैप्टर ये खत्म हो गया। उसके बाद रावी। रावी भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू हुआ, और ये लाहौर के मकाम से, लाहौर के करीब जगह है करतारपुर, करतारपुर के मकाम से ये दाखिल हुआ। ठीक है, और फिर ये लाहौर के साथ साथ फिर बहता है। ठीक है, लाहौर इसके किनारे पर आबाद हुआ है रावी के। उसके बाद जनाब चनाब, चनाब को बताया उसी तरह। चनाब जो है ना वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू हुआ। और जनाब ये जो आपको भी बताया कि किसका बता दूं, चनाब का। चनाब यहाँ से शुरू हुआ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। उसी तरह ये फिर यहाँ से आया इंडियन पंजाब में, और होता होता यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सियालकोट के मकाम से दाखिल हो गया। झेलम, झेलम थोड़ा सा चेंज करता है रास्ता। झेलम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से आज़ाद जम्मू कश्मीर में आता है, फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर से फिर ये आता है पंजाब के अंदर। और किस जगह से आता है जी? ठीक है, झेलम के मकाम से। झेलम नाम ही ज़ाहिर है, झेलम के मकाम से। उसके बाद जी इंडस। इंडस आता तिब्बत से है। तिब्बत के बाद इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर आज़ाद कश्मीर में जाता है। आज़ाद कश्मीर के बाद केपी में जाता है, केपी कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट में से। फिर केपी में रहता है, केपी में रहता है, केपी में रहता है। फिर अटक के मकाम से जो है ना वो दाखिल होता है। ठीक हो गया। अब जनाब इसको आपने देख लिया, तो जरा मुझे बताएं कि ये चीज सब यहाँ तक पहुंच गए हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। जरा मुझे कंफर्म कर दें। सर ये चुनाव रिवर सर, ये तो इंडिया रियासत हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश से नहीं निकलता सर? तो ये हिमाचल प्रदेश तो इधर ही है ना, ये आपका ये जो क्या नाम है इसका, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके आगे इधर जाके हिमाचल प्रदेश आ जाता है। यानी वहां से निकलता होगा लेकिन यहाँ से गुजर के आता है। ओके आप क्या सर। कहना चाह रहे हैं? सर ये मैंने पढ़ा था कि सर ये इंडिया रियासत हिमाचल प्रदेश से निकलते और कश्मीर के अंदर आके इसके अंदर एक और दरिया निकले, जी, इसके ऊपर मुझे। ये देखे ना, हिमाचल प्रदेश ये इसके साथ है, तो इसका सोर्स हो सकता है वो वहां पे, हो सकता है। ठीक हो गया। इसको फिर हम एंड पे भी देख लेते हैं। आप ये बताएं कि यहाँ ये आपको इस बात को देख लेते हैं, यहाँ तक ये जो टोटल पिक्चर बताइए ये सबको क्लियर हो गई है, फिर हम इसको आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें इसको हम बाद में देख लेंगे। हाँ जी बताइए, सबको क्लियर हो गई यहाँ तक? ये थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक है, और डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा, कि इसमें थोड़ी आपको बड़ी अलाइनमेंट का ख्याल रखना पड़ता है। सर ये जो है दरिया चनाब से, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से जब पाकिस्तान में एंटर होता है तो सियालकोट पॉइंट से। ये आपको बताया ना, ये आपका जो किसका आप कह रही हैं, चनाब का? चनाब सियालकोट से एंटर होता है, हाँ जी, सियालकोट के करीब से। और रावी लाहौर से, हाँ जी, लाहौर के करीब से। असल में वो करतारपुर जगह है, वहां से शुरू होता है। और सुतलिज कसूर से। सुतलज का, हाँ जी, कसूर, बिल्कुल कसूर के साथ। सर करतारपुर तो नरवाल के करीब नहीं आता? जी, ननकाना साहिब भी है, और नानकाना साहिब भी है, लेकिन लाहौर का बुक्स में ज्यादा जगह पे लाहौर का लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का। जी, ये ये करतारपुर है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? करतारपुर नारोवाल में आता है। तो अगर नारोवाल में आता है तो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मेजर जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौर है। करतारपुर देख रहे हैं ना, करतारपुर किसके अंदर आता है? सर गलबन ये नारोवाल में आता है। नरवाल में आते सर। जी, सही। नरवाल में आते सर, नरवाल में करता हूँ। नारोवाल में आता है, नारोवाल में आता है तो नारोवाल आप इसमें लिख लें। वैसे जो है ना वो कोट करते हैं लाहौर को, क्योंकि लाहौर उसके किनारे पर आबाद है ना, इस वजह से। सर ये जो सुतलिज है ये चाइना से स्टार्ट होता है या ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से? जो सुतलेज है, जी सर। सुतलेज तिब्बत से आता है, तिब्बत यानी चाइना से। चाइना। ठीक है, ये फिर छोटे छोटे जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ओवरऑल आपको पिक्चर बन गई है ना, मकसद ये है। बाकी ये जो कहाँ से निकलता है कैसे, इसको हम बाद में भी देख लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी। बाकी छोटी छोटी चीजें ये हो जाएंगी, आप इसको अभी पिक्चर आप इसकी समझें। अच्छा जी, हम अब आ गए यहाँ पे आ गए, और फिर जनाब आप आगे थोड़ी सी कहानियां यहाँ पे कैसे जनाब आपस में, अब इसमें जो अहम बातें हैं ना वो क्या है, अहम पॉइंट ये है कि वो ये जो जितने भी दरिया है ना, ये किस मकाम पर एक दूसरे से मिलते हैं। असल बातें जो अहम तरीन बातें हैं ना वो ये हैं। ठीक है। अब सबसे पहले पहले जो
ये तो पहले देख लें, इंडस है, इंडस तो है साइड पे, ये जनाब केपी में जा रहे हैं, इसको तो अभी आप छोड़ दें। इसके नीचे कौन सा है? ठीक है, आप इस तरह भी देख लें कि आपके ऊपर ऊपर जो दरिया है वो इंडस है, उसके बाद झेलम है, झेलम के नीचे चनाब है, चनाब के नीचे यहाँ पे एंड पे सतलज है, यहाँ पे ब्यास है, और यहाँ पे कौन सा था, रावी। ये इस तरीके से दरिया है आपके, यानी ये लेफ्ट टू राइट, अगर आप ऊपर से ऐसे जाएं तो ऐसे करके, नीचे नीचे सतलज है। अब हम जरा देखते जाते हैं। अब इंडस तो आपका हो गया, ये तो बाहर बाहर से, इसको छोड़ दें, ये तो केपी के में चला गया। अब झेलम आ गया। अच्छा जी, अब झेलम जो दरिया है, झेलम और जो आपका चनाब है, ये आ रहा है झेलम और ये आ रहा है नीचे से चनाब, ये दोनों आते हैं और एक जगह पर आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं, और दोनों फिर एक दरिया आगे बन जाता है। ठीक है, ये जिस मकाम पे मिलते हैं ना, ये आपने नोट करना है, इसको मैं टी लिख देता हूँ, इसका नाम है त्रेमू। त्रेमू के मकाम पे कौन कौन मिलता है जी? झेलम और चनाब, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलें, अब ये एक ही दरिया बन गया है, बाकी ये खत्म हो गया एक दरिया। आगे क्या होता है जी? अब आगे जो है ना, ये जो दरिया चल रहा है, अब ये जो एक दरिया बन गया है, ये फिर आगे चल के आगे चल के आगे चल के, ये जो आपका ये जो दूसरा दरिया है, ये आ रहा है आपका, इसमें आ रहा था रावी, आ रहा है रावी के साथ, ये फिर कौन साइड होता है, ये इसके साथ मिल जाता है। ठीक है, ये इसके साथ मिल जाता है आपका। अब इस ये जो जगह है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इसका नाम है सिंधनाई। सिंधनाई में क्या हुआ, रावी और ये दरिया, अब ये दरिया क्या है, यहाँ पे झेलम है, और यहाँ पे क्या, कौन सा दरिया था, यहाँ पे चनाब था। अब ये चनाब जब इसमें गिरता है ना, तो ये असल में झेलम जो बड़ा दरिया, क्योंकि झेलम बड़ा दरिया है, तो ये दरिया झेलम में गिरता है, यानी कि ये दरिया अपना वजूद खो देता है और झेलम को दे देता है। तो यानी झेलम की बका रहती है और ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जो दरिया किसी दूसरे दरिया में गिर जाए और अपना वजूद खत्म कर देना, उस दरिया को उसकी ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो ये जो चनाब है, ये चनाब झेलम में गिर जाता है, तो इस वजह से चनाब झेलम की ट्रिब्यूटरी बन गया, और ये फिर झेलम आगे कंटिन्यू होता है, और फिर झेलम जनाब झेलम रावी के साथ जाके कोइंसाइड करता है, रावी पे मिलता है, और किस मकाम पे, सिद्धनाई के मकाम पे, फिर आगे चलता जाता है। आगे जी चलता जाता है, चलता जाता है, फिर आगे क्या होता है, आगे फिर यहाँ से ये आ जाता है, आपका सतलज भी आ जाता है, और फिर ये जो आपका सतलज है, सतलज और ये जो ऊपर से दरिया आ गया आपका ये, अब ये झेलम इसके साथ ही आपको, पहले झेलम और यहाँ पे था ना ये चनाब, तो ये इसके बाद ये झेलम बन गया। अब ये यहाँ से इसके अंदर रावी भी शामिल हो गया, अब ये वही रावी इसके अंदर शामिल हुआ है, रावी ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वही झेलम रिवर। अब ये जेल असल में नाम इसका जहाँ पे झेलम था, यहाँ पे जब पहुंचा तो इसका तो फिर काफी सारे इसमें दरिया शामिल हो गया ना। अब ये आगे जाके इसके अंदर जाके जनाब रावी शामिल हो जाता है, रावी भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। किस मकाम पे जी मिलता है, इस मकाम का नाम है, मैं इसको पी के नाम से लिखता हूं, इसका नाम है पंजनंद। पंजनंद का मतलब यह है कि जहां पे 5 दरिया मिले हैं, देख लें, एक दरिया ये मिला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 दरिया मिले हैं। अब यहाँ पे पंजनंद क्यों है जी? ठीक है, 4 दरिया मिलते हैं, किसी जमाने में ब्यास आता था, उनके अंदर वो भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाता था, इस वजह से उसको पंजनंद कहते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे अभी आप देखें तो इसमें 4 दरिया मिले हैं। अब आगे क्या होता है, अब यहां तक तो बात यहां तक पहुंच गई। अब जहां से जो इंडस था, ये अटक के मकाम पे जनाब आया, और ये आ गया इसके अंदर, ये शामिल हो गया, यानी कि इसके अंदर पाकिस्तान, इसके अंदर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान कह रहा हूँ, पंजाब के अंदर दाखिल हो गया, और ये जनाब ये बहता जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है, और ये जो दरिया बकाया 5 नंद वाले के आगे ये 5 जो दरिया बह रहे थे, ये इनके साथ जाके मिलता है, और ये जिस जगह मकाम पे मिलते हैं, इसको मैं कह देता हूँ कि कोट मिठन। कोट मिठन, कोट मिठन पे मकाम पे ये जो सिंध है, ये बाकी मादा जितने भी दरिया हैं, ये इनके साथ मिल जाता है, और ये सारे उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाते हैं। फिर क्या होता है, ये जो दरिया है,
ये आगे चलता जाता है और ये कश्मीर के मकाम पे सिंध के अंदर जो है ना दाखिल हो जाता है। सिंध के अंदर दाखिल हो जाता है, दाखिल होता जाता है, उसके बाद चलता है यहाँ पे डेल्टा बनाकर आपके बहिर अरब में गिर जाता है। डेल्टा बनाने का मतलब क्या होता है कि जब दरिया जो है ना किसी बड़े समंदर में गिरता है ना, तो सीधी एक धार में नहीं गिरता, ऐसे मुख्तलिफ धारियां बनाकर यहाँ से पानी जा रहा है, दरमियान में यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे पानी जा रहा है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे पानी जा रहा है, यहाँ पे लैंड है। तो इसी तरह का एक ना शिकंजा बना के मिलता है, उसको डेल्टा कहते हैं। ये बात मैंने बताई है पिछली क्लास में। तो डेल्टा बना के अपना वजूद यहाँ पे खत्म कर देता है। तो आप खुद आप अब यहीं से देख लिया जो हमने देखा कि सिंध आखिर जो है ना वो सिंध यहाँ यहाँ से भी ऊपर से भी शुरू हुआ और उसका ट्रैवल यहाँ भी उसने ज्यादा किया, और एंड तक अगर कोई दरिया रहा तो वो सिंध ही रहा, सबसे लंबा दरिया पाकिस्तान का। और इसकी 3150 है गालबन, या अगर इसकी देखना पड़ेगा कि कौन सी इसकी लेंथ है। इतनी ज्यादा लंबाई की वजह से इसको नाइल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। तो मुझे जरा बताएं, यहां तक बात क्लियर हो गई है? अब फिर उसमें मैं और चीजें डालता हूँ, यहां तक मुझे सब बताइएगा। हाँ जी, जरा मुझे चैट में बताएं। ये पिक्चर आपको बनी है, बाकी जो छोटी मोटी बातें हैं वो हम कर लेंगे। पिक्चर अभी आप देखें। सर जब ये सतलुज दरिया झेलम के अंदर गिरते तो फिर सर वो झेलम रहते जो सतलुज बन जाता है झेलम सर। अब जी, झेलम अगर सुतलज में बहता है तो वो, अब इसका नाम क्या है? अगर उसको सुतलज कहते हैं तो वो फिर उसकी ट्रिब्यूटरी होगी ना। उसको अगर सुतलज रिवर कहते हैं तो फिर वो उसकी ट्रिब्यूटरी है। ओके सर। कहाँ मिलता है? चले मैं बता देता हूँ, एक दफा दोबारा से देख लें, जो मैंने मेन मेन पॉइंट्स बताए हैं आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, इसको आपने साथ से, मैंने पहले बताया था, गौर से सुनिएगा, ये टेक्निकल है काफी सारी इसमें चीजें। शुरू में जो आपको बताया ये सारे दरिया मैंने बना दिए, और इंडस और झेलम आपस में मिले किस मकाम पे? इंडस और झेलम यहाँ मिले त्रेमू के मकाम पे, त्रेमू के मकाम पे। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये जो दरिया था इंडस और झेलम के बाद, इंडस और झेलम के बाद, ये इंडस झेलम कह रहा हूँ, ये कौन सा आपका इंडस तो ऊपर है ना, ये तो झेलम झेलम और उत्तरा। चनाब की बात हो रही है, इंडस तो वहां है। झेलम और चनाब, झेलम और चनाब यहाँ मिले त्रेमू के मकाम पे। फिर आगे यही दरिया आ गया। ठीक है, अब ये जो दरिया है इसका नाम चनाब रिवर है, ये झेलम रिवर है। ये देखना पड़ेगा, इस वजह से देखना पड़ेगा कि कौन सा दरिया किस में गिरता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कौन सा दरिया किस में गिरता है। उसके नाम पे अगर फॉर एग्जाम्पल ये चनाब झेलम में गिर जाता है, तो फिर उसका नाम, जो बड़ा जो दरिया होगा ये जिसका वजूद खत्म हो जाता है, उसका फिर नाम नहीं होगा, दूसरे का नाम। तो ये खैर वो बात की बात है। आप ये देखें कि झेलम और चनाब त्रेमू के मकाम पे मिल गए। फिर ये जो दरिया था इसका नाम, चाहे वो झेलम है या वो चनाब है, ठीक है। तो अब वो जनाब आगे फिर चला गया ये दे, और इसके साथ रावी आ रहा था, और रावी और ये जो दरिया था, चाहे उसका नाम झेलम है या चनाब है, ये सिंधनाई के मकाम पे मिल गए। उसके बाद ये जो दरिया था, फिर रावी तो खत्म हो गया, फिर इसका जो भी नाम है वो कैरी हुआ यहाँ पे। फिर वो जो दरिया था उसके साथ यहाँ से जो आ रहा था सतलज का रिवर, ये पी यानी कि पंज नंद के मकाम पे उसके साथ मिल गया। उसके बाद फिर आगे दोबारा चले गए, और फिर जो इंडस था वो भी इनके ये सारे जाके इंडस में मिल गए, और ये कोट मिठन के मकाम पर। उसके बाद ये क्या हुआ कि ये जनाब सिंध के अंदर कश्मीर के जो मकाम पे सिंध के अंदर दाखिल हुआ, और डेल्टा बनाते हुए इसने अपना वजूद खत्म कर दिया। तो ये मैंने सारी बात बताई है। तो ये पूछा था ताहिर खान ने। ताहिर, अब ये आपको क्लियर हुई है बात? ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो बातें हो गई क्लियर। ये इसमें जब आप मैं जब भी ड्रा किया है तो ये चीज़ें आपस में ना थोड़ी मिक्सअप हो जाती हैं। बहुत सारे आप देखें ना, यहाँ पे आप उसको उस तरह नोटेशन कर नहीं सकते, तो फिर वो मिक्स हो जाता है कि ये कौन सा दरिया कहाँ से शुरू हुआ था, और इस वजह से। अच्छा, अब इसमें जो अहम बातें हैं वो ये हैं, ये तो आपने सारी नोट कर ली। कौन सा दरिया कहाँ पे आपको पता चल गया, ये पता चल गया आपको कि इंडस झेलम जो चनाब है, सबसे ऊपर इंडस है, फिर झेलम है, फिर चनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज, ये पता चल गया। फिर आपको ये दरियाओं का सारा कुछ तो हो गया।
अब यहाँ पे कुछ बातें जो अहम हैं देखने वाली, अब आपको ये भी पता चल गया। हाँ जी, खुद ड्रा करेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आपको ये पता चलेगा कि कौन सा दरिया किसके अंदर गिरता है और उसका नाम क्या है, किस मकाम पे गिरता है, ये पता चल गया। ये सारे पीपीएससी के सवाल हैं जितने भी आपको बताएं। अब फिर ये जो हमारा पानी का इशू था, इसको रिजॉल्व करने के लिए 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक के तावन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान में ट्रीटी हुई है। ठीक है, पानी का और हमारा भारत का इशू था वो ये था कि भारत का इशू था कि भारत पानी जो है ना वो रोक देता था हमारा। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आप जो नीचे जो जब पानी को है, पानी का आप रास्ता नहीं रोकते, आप जो है ना उसको आपने एक परसेंटेज होती है वो यूज करना होता है, उसके बाद आप बाकी पानी को छोड़ना होता है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, लॉ ऑफ सीज के मुताबिक। लेकिन भारत इसकी वायलेशन करता था। इसके लिए फिर हमने जनाब इंटरनेशनल कोर्ट में आईसीजे में अपना मुकदमा दायर किया, उस पर मैंने काम किया। और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा कराया 1960 में, जिसको हम सिंध तास मुआहदा कहते हैं। सिंध तास मुआहदा कहते हैं। 1960 में हुआ, वर्ल्ड बैंक के ताउन से हुआ, पाकिस्तान भारत के दरमियान में हुआ। इसको अंग्रेजी में इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक हो गया जी, सिंतास मुआहदा हो गया, इन दोनों के दरमियान में ये सारी बात क्लियर हो गई। इसके तहत तय क्या हुआ? तय ये हुआ कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं सर ये तीन। किस जगह था जो मैं तो किस शहर में हूँ? जी, ये जरा मुकम्मल होने देना फिर पूछिएगा। ये बात मुकम्मल हो जाए ना फिर मैं आपसे इस सवाल को होल्ड करें ना आप, जिसने भी सवाल किया। 1960 में जनाब ये मुआहदा हुआ, वर्ल्ड बैंक के ताउन से हुआ, पाकिस्तान भारत के दरमियान में हुआ। इसका नाम इंडस वाटर ट्रीटी था। और इसके तहत क्या तय हुआ? तय ये हुआ कि जो तीन वेस्टर्न रिवर्स हैं जो मगरबी दरिया हैं, वो पाकिस्तान पे उनका फुल कंट्रोल दे दिया गया कि इनका जो भी पानी होगा ना वो इंडिया नहीं रोकेगा, वो सारे का सारा पानी पाकिस्तान को मिलेगा। ठीक है, और जो तीन ईस्टर्न रिवर है इसका पूरे का पूरा इख्तियार दे दिया गया इंडिया को, कि वो इंडिया की मर्जी है, वो उसमें पानी उसको आने दे रोक ले, उसकी मर्जी। तो तीन वेस्टर्न दरिया कौन से थे? इंडस, झेलम और चनाब। ये दरिया पाकिस्तान के हिस्से में है और इस पे जनाब इंडिया इनका पानी नहीं रोक सकता। ये जो दरिया थे वेस्टर्न, यहाँ से देखना ना, वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर होता है। और ईस्टर्न जो तीन दरिया थे उस पे सारे का सारा कंट्रोल किसको दे दिया गया? इनको, भारत को दे दिया गया। अब उन्होंने सीधा सीधा ब्यास को तो खत्म ही कर दिया। उसके बाद जो रावी है उसमें वो पानी कभी दिल करता है तो छोड़ देते हैं, कभी दिल करता है नहीं छोड़ते। आमतौर पे जब सैलाबी सूरत हाल होती है पाकिस्तान के अंदर, बारिशें ज्यादा होती हैं, तो वो उसमें क्या, उधर भी सैलाब आमतौर पे आता है तो वो उसमें पानी छोड़ देते हैं। फिर पाकिस्तान उन्हें कहता है कि आप पानी ना छोड़ें, ये करें वो करें, लेकिन वो वायलेशन तो नहीं है ना, वो तो उनका राइट है वो। लेकिन उनको एक्सेसिव पानी उसमें नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा जो है ना बैड इंटेंशन के साथ एक्स्ट्रा पानी वो भी उसमें छोड़ देते हैं। सतलज भी इनके कंट्रोल में है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के साथ हमारे ये 6 दरियाओं की जो कहानी है ये यहाँ पे सिंतास मुआहदा में तय पाई। यहाँ बात क्लियर होगी। और ये आपको पता होना चाहिए 1960 में हुई, और उस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे वो अयूब खान साहब थे, तो अयूब खान साहब के दौर में ये हुई। तो ये भी 3-4 सवाल थे। तो यहाँ तक होगी बात क्लियर। अब अगली बात करते हैं। अब अगली बात, यहाँ तक तो आपको बात पता चल गई। क्या पता चल गया आपको? क्या आपको रिवर्स का पता चल गया? हाँ जी, 20% का ही रूल है, बिल्कुल 20% यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लॉ यही है, लॉ ऑफ सीज के मुताबिक। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो बात है, ये तो हो गया सारा। अब आपको रिवर्स का पता चल गया, उसकी कहाँ मिलते हैं वो पता चल गया। अब अगली बात, अब किस रिवर पे कौन सा जो अब हमारे पास बैराज बनाया गया है, ये एक अहम सा, ये पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, मैं इसको रेज करता हूँ, तो इसको आपने नोट करते जाना है, सारी बातें ये नोट करते जाएं, फिर बाद में आपको मजीद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो जो आपका जो है ना, अभी आपको एक पता चल गया कि ये जो दरिया ऐसे बह रहे थे ना, ये आप थोड़ी सी यहाँ पे एक और बात भी क्लियर हो जाएगी कि ये फॉर एग्जाम्पल एक दरिया है और यहाँ पे एक दरिया है, तो इन दरियाओं के दरमियान वाली जो जगह होती है ना, इसको कहते हैं दोआबा। इसको कहते हैं दोआबा। दो आब के दरमियान में जगह, उसको दोआबा कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पे यहाँ पे सतलज रिवर है, सतलज के बाद हमारे पास जो है ना ब्यास था, ब्यास के बाद हमारे पास
सतलज ब्यास के बाद रावी था, रावी के बाद जनाब हमारे पास यहाँ पे तो इंडस था ना, यहाँ पे इंडस था, उसके बाद यहाँ पे झेलम है, उसके बाद यहाँ पे चनाब है। अब इनके दरमियान में जो जगह होती है ना उसको दोआबा कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो मशहूर दोआबा हैं, अब देखें झेलम और चनाब के दरमियान में ये जो जमीन का खत्ता है इसको कहते हैं जच दोआबा। जच दोआबा यानी कि क्या मतलब, झेलम और चनाब के दरमियान वाली जो जगह है उसको जच दोआबा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद और जो दोआबा मशहूर है इंडस और झेलम के दरमियान, इंडस और झेलम के दरमियान जो जगह है इसको कहते हैं सिंध सागर। सिंध सागर। इस तरह एक दो और भी दोआबे हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। अब ये दोआबा की आपको बात क्लियर हो गई। अब इसमें अहम जो बात है उससे ज्यादा वो ये है कि जो आपका दरिया है ना इसमें जो बैराज है इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से हैं। अब जो आपका सतलज रिवर है ना, सतलज, ये आप नोट करते जाना है। सतलज के ऊपर आपके दो बैराज हैं। हाँ जी, रचना भी है। रचना किससे होगा, रावी और चनाब से होगा। बिल्कुल, ये भी इनके दरमियान में रचना, रावी और चनाब के दरमियान जो है ना वो रचना होगा। ठीक है, ये कुछ 3-4 दुआबे हैं इस तरह के। अब जनाब जो सतलज है रिवर, इसमें जनाब कौन से इसमें आपके हैं बैराज हैं, तो इसमें बैराज है, एक है सुलेमांकी। सुलेमांकी, सुलेमांकी के नाम से है और ये पाकपतन के करीब है। आपको ये जगह का पता होना जरूरी नहीं, जस्ट ये पता हो कि सुलेमांकी, सतलज के ऊपर एक बैराज है जिसका नाम सुलेमांकी है। और एक है इस्लाम बैराज, वो भी सतलज के ऊपर है। तो आप याद रख सकते हैं सतलज के बाद SI, सब इंस्पेक्टर, सतलज, SI, सुलेमांकी और इस्लाम बैराज, ये सतलज रिवर के ऊपर है बैराज। बैराज क्या होता है, बैराज ये होता है कि पानी जब दरिया, किसी दरिया का एक जगह पे आ रहा होता है ना, तो उस पानी को एक जगह पे रोका जाता है और रोक के उसको जखीरा करके उसमें से नहरें निकाली जाती हैं ताकि जो लैंड है उसको सैराब किया जा सके, उसको बैराज कहते हैं। इसी तरह एक डैम भी होता है। डैम क्या होता है कि दरिया आ रहा है ना, उसको एक जगह पानी को स्टोर किया जाता है और स्टोर करके उसको रखा जाता है और उसको एक हाइट पे, ऊंचा एक हाइट क्रिएट करके ना उस पे उसके अंदर स्टोर किया जाता है और उसमें फिर उस हाइट से पानी को नीचे गिराया जाता है। नीचे जब पानी को गिराया जाता है तो नीचे टरबाइनें लगाई जाती हैं और टरबाइनों से क्या होता है, बिजली पैदा की जाती है, वो डैम होता है। ठीक है, तो डैम से बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है और जो बैराज होता है वो इरिगेशन के लिए, नहरों निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बात आपको पता चलेगी। डैम भी देखेंगे, पहले आपको मैं बैराज बता रहा हूँ। तो सतलज के ऊपर सुलेमान की और इस्लाम बैराज, ये दो बैराज है। उसके बाद हमारा जो दूसरा रिवर था ब्यास, ब्यास तो पाकिस्तान में दाखिल ही नहीं होता तो इसके बैराज रखने की जरूरत नहीं है, होंगे भी सही तो इंडिया में होंगे, हमारा वो कंसर्न नहीं है। उसके बाद रावी, रावी के बाद जनाब दो इसके ऊपर बड़े बड़े बैराज हैं, एक है बलोकी और एक है सिद्धनाई। बलोकी और सिद्धनाई, सिद्धनाई। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं BS के नाम से, बेसिक स्केल होता है ना उस हिसाब से याद रख सकते हैं रावी के ऊपर। सतलज SI और जो रावी है वो BS, बलोकी और सिद्धनाई। उसके बाद जनाब जो नेक्स्ट हमारे पास था आपका आता है रिवर है, रावी के बाद चनाब है। चनाब के ऊपर जी कौन से हैं जी, चनाब के ऊपर 3 जो है ना वो बैराज हैं। एक का नाम है मरला, मरला नहीं, मिराला, मिराला, मिराला एक का नाम है, एक का नाम है खांकी और एक का नाम है कादराबाद। ये बैराजेस के नाम है, कादराबाद। इसको आप किस तरह याद कर सकते हैं, MKQ, MKQ बैराजेस हैं, किसके ऊपर हैं, आपके चनाब के ऊपर है। चनाब के ऊपर MKQ है, सतलज के ऊपर SI है और ब्यास के ऊपर कुछ नहीं है, रावी के ऊपर BS है। MKQ। ठीक है, याद रखने के बाद से। उसके बाद हमारा जो दरिया है वो झेलम है। झेलम के ऊपर अच्छी बात है, एक ही जनाब बिराज है जिसका नाम है रसूल बिराज। रसूल बिराज, जान छूटी, एक ही बिराज है। उसके बाद आ जाता है सिंध। सिंध सबसे अहम है, ये आपको ना भी पता हो तो सिंध के जो डैम है, आपको जो डैम कह रहा हूँ बिराज है ना, वो आपको पता होना चाहिए। कौन से जी बिराज है सिंध के ऊपर, तो सिंध के ऊपर जनाब 6 बिराज हैं। सिंध के ऊपर 6 बिराज हैं। 3 आते हैं आपके उसके अंदर, सिंध के अंदर, और 3 आते हैं आपके पंजाब के अंदर।
सिंध के ऊपर 6 बिराज है, 3 सिंध में आते हैं और 3 पंजाब में, आपको पता है ना। जैसे वो पंजाब में दाखिल हुआ तो पंजाब के एरिया में 3 बिराज उसके ऊपर बनाया गया, फिर जब सिंध में दाखिल होता है वो कश्मीर के मकाम से, फिर वहां भी 3 इसके ऊपर बिराजेस हैं। अब कौन कौन से हैं जी, ये मैं आपको बताता हूँ। पंजाब के अंदर कौन ऊपर, क्योंकि पहले तो पंजाब में दाखिल होता है वो उसके ऊपर अटक के मकाम से, तो अब वो कौन कौन से जिसमें आ जाते हैं। तो पंजाब में एक है जनाब राज, ये पंजाब की बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरा है इसके ऊपर चश्मा बिराज। उसके बाद जब तीसरा है तौसा बिराज। जनाब बिराज, चश्मा बिराज और तौसा बिराज। तो आप JCT कर लें, ठीक है, JCT कर लें, जनाब, चश्मा और तौसा बिराज। ये पंजाब में 3 जो है ना। अब ये तौसा बिराज ये DG खान के साथ होगा, चश्मा बिराज ये मियाँ वाली के पास है, ठीक है, ये जना उससे को पहले है, तो आपको लोकेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अब 3 जो दरिया हैं जो सिंध में हैं, इनके ऊपर वो कौन से हैं जी, इंडस के ऊपर जो हैं, इनका नाम आपने शायद सुना होगा। एक का नाम है गुद्दू बिराज, एक का नाम है सखर बिराज, और एक का नाम है कोटरी बिराज। ये 3 जो बिराजेस हैं ये सिंध के अंदर हैं, इंडस रिवर के ऊपर। ठीक हो गया। अब ये जो आपका कोटरी बिराज है, ये आखिरी बिराज है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो आपका अरेबियन सी में वो जाके गिर जाता है, ठीक है, इंडस रिवर। तो ये 3 दरिया है, इसके बाद इसके ऊपर कोई बिराज नहीं है। अब जनाब गुड्डू और सखर और कोटरी, अब ये 3 बिराज है। इनमें ये कुछ अहम बातें हैं जो इनके नाम के हवाले से हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या पता होनी चाहिए, जो सखर बिराज है ना, ये पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बिराज है, और ये जनाब सबसे पुराना बिराज है, ठीक है। और इसको गोरे ने बनाया था 1932 में। इससे रिलेटेड एक कहानी भी है, वो भी आपको मैं क्लास के बाद बताऊंगा। सखर बिराज है, सखर बिराज ओल्डेस्ट है, 1932 में तामीर किया गया था, गोरे ने बनाया था, ठीक है। और ये सबसे बड़ा बिराज भी है, लार्जेस्ट बिराज भी है, लार्जेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है, दोनों बातें हैं। और इसके साथ साथ जनाब इसका एक और नाम भी है, इसका नाम लॉयड लॉयड बिराज भी है, लॉयड बिराज भी है। गोरे ने रखा होगा लॉयड, उस वक्त कोई होगा इसका कोई किसी नाम से रेफरेंस से रखा होगा, लॉयड बिराज भी सखर बिराज का नाम। इसके बाद जनाब जो कोटरी बिराज है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है गुलाम मोहम्मद बिराज, ठीक है। ये आपने याद रखना है, गुलाम मोहम्मद बिराज। ये अक्सर ये पेपरों में सवाल ही पूछे हुए हैं, गुलाम मोहम्मद बिराज। ये किसका दूसरा नाम है, कोटरी, कोटरी का दूसरा नाम गुलाम मोहम्मद बिराज है। और सखर बिराज का आपको बता दिया कि आपका ये जो है ना ओल्डेस्ट है, 1932 में बना है, लार्जेस्ट है। ये सारा बात क्लियर होगी। अब इसमें एक बात और क्लियर कर लें कि आपने जैसे मैप में देखा कि जो इंडस है ये KP में गया, उसके बाद ये पंजाब में आया, उसके बाद ये सिंध में आया, लेकिन ये बलूचिस्तान में नहीं गया। तो इंडस रिवर किस सूबे में से पास नहीं होता, तो अगर आपसे पेपर में पूछ लें तो ये बलूचिस्तान में से पास नहीं होता। तो ये मोटे मोटे जो दरिया हैं, इनकी मैंने आपको लोकेशंस भी बताई हैं, और आपको ये कहाँ से निकलते हैं, कौन कौन से बैराजेस हैं, ये आपको पता चल गया। अब दो दो तीन बातें और हैं इनसे रिलेटेड, मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर हम इसकी छोटी छोटी जो बातें वो करते हैं। एक बात तो आपको पता ही है कि इंडस जो है ना वो सबसे लेंथीस्ट बिराज है, बिराज कह रहा हूँ, रिवर है हमारा इंडस, ठीक है। और वो जो पाकिस्तान का सबसे, उसके बाद जनाब हमने देख लिया कि इसकी जो लेंथ है वो 3180 किलोमीटर है, 3180 किलोमीटर है। उसके बाद जनाब हमने देखा कि इसको इंडस रिवर को जनाब नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। इसको मेहरान रिवर भी कहते हैं, ठीक है। मेहरान सिंध का पुराना नाम है, तो सिंध सिंध इस सिंध वाले इसको मेहरान रिवर भी कहते हैं तो पहले जमाने में, ठीक है। और इसको जनाब सिंधु रिवर भी कहते हैं, सिंधु रिवर, ठीक है। उसके बाद जनाब जो इसमें अहम बात है कि पंजाब जो है ना, पंजाब पंजाब में हमारे दरिया हमने देख लिए। पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा दरिया है, ये आपको पता होना चाहिए, भी पेपरों में पूछा होता है, और वो है सतलज। सबसे ज्यादा पंजाब में सतलज फ्लो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। पंजाब का सबसे जो बड़ा दरिया है वो सतलज है। हाँ जी, इसको फादर ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, बिल्कुल, ये पहले भी बताया बात, ठीक हो गया।
ये बात पता चल गई। उसके बाद जनाब और कौन सी बात आपको बताने वाली है इससे रिलेटेड? हाँ, ये तो मोटे मोटे यही दरिया थे। अब इसमें छोटे छोटे और भी दरिया हैं, ठीक है। छोटे छोटे मिसाल के तौर पे हब रिवर है जो कि बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। इसी तरह गोमल है जो कि केपी के अंदर है। छोटे छोटे और भी दरिया हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट दरिया है जो कि अफगानिस्तान से आता है और उसके बाद वो दाखिल होता है हमारे केपी के में, और फिर केपी के बाद जनाब वो क्या होता है, पंजाब के अंदर दाखिल होता है और अटक के मकाम पे इंडस में शामिल हो जाता है। उस रिवर का नाम है काबुल रिवर। इसका पता आपको होना चाहिए, ये भी किसी पेपर में पूछा हुआ था कि जो काबुल रिवर है ये जो है ना, हाँ जी, फादर ऑफ रिवर्स इसी इंडस को कहते हैं। काबुल रिवर जो है ना ये अटक के मकाम पर इंडस से मिलता है, और ये आता किधर से है? से आता है, अफगानिस्तान से आता है। अफगानिस्तान केपी में दाखिल होता है, केपी के बाद ये पंजाब में, और पंजाब में अटक के मकाम पर ये मिलते हैं, इंडस के साथ ये मिल जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए काबुल रिवर। इसके अलावा छोटे मोटे और भी दरिया हैं, ठीक है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उनको देखें। तो मोटी मोटी रिवर्स के हवाले से ये वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बताई है। अब मैंने आपको आज क्या बताया, अब इनसे रिलेटेड छोटी छोटी बातें हम वो भी कर लेंगे। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई सवाल होते हैं वो भी हम डील करते हैं। अभी आपको बताया कि पाकिस्तान में मेजर रिवर्स कौन कौन से हैं, आपको पता चल गया। उसके बाद बताया कि उनकी लोकेशंस क्या हैं। उसके बाद बताया वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनका मीटअप पॉइंट क्या है, क्या क्या है, उनके ऊपर ब्राजेस कौन से हैं ये बताया। उसके बाद उनकी जनाब जो उस ये ब्राजेस हो गए, सारे सारों के क्लियर हो गए। उसके बाद काबो रिवर का पता चल गया, आपको कहाँ मिलता है ये सारा पता चल गया। इसकी लोकेशंस आपको आइडिया हो गया। तो ये अभी तक हमने बताई, मोटी मोटी जो बातें हैं वो आपको ये बताई। और टोटल 24 रिवर है, हमने तो सिर्फ 5-6 की बात की, और भी काफी सारे छोटे मोटे रिवर हैं, ठीक है। उनके वजह से नाम आपको पता हो, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब इस सारी कहानी में से जो आपके सवालात हैं आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे क्लियर होगा, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो मुझे बताएं। हाँ जी, ये सवात रिवर, कुरम रिवर, गोमल रिवर, ये बस आइडिया हो, ये है आपके केपी के अंदर आते हैं, छोटे छोटे रिवर हैं ये, नाम की हद तक पता हो, बस ये इधर है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से रिवर जो है ना उनके नाम आपको पता हो कि कहाँ कहाँ पे है, बस बाकी इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। अब जरा मुझे बताएं, सब मुझे बताएं कि ये जो 5-6 एरियाज मैंने आज रिवर्स के वाले से कवर किए हैं, इसकी आपको कोई पिक्चर बनी है? पहले तो पिक्चर का बताएं, फिर हम छोटे सवाल पे जाते हैं। मैं भी तब तक कोई खजूर खा लूं। हाँ जी बताएं, सब मुझे बताएं। इसमें काफी सारी खिचड़ी है, ठीक है, लेकिन आप अगर इसको खुद ड्रा करेंगे तो ये चीजें खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी। इस टॉपिक में से हर पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। हाँ जी, सब मुझे बताएं। आज आपको हमने कहा कि आज दरिया में आपको छोड़ देना, फिर आप जाके बहरी अरब में जाके डुबकियां खाएं, गर्मी में आपके रोजे ताकि ठंडे करें। सर एक क्वेश्चन है। जी अ, जी। सर जिस तरह बता रहे थे कि बिराज से भाई नहरें निकलती हैं, तो सर जो हेड बनाते हैं, जिस तरह हेड थ्रू थ्रू हो गया, इस तरह दूसरे हेड है, सर वहां से भी तो नहरें निकल रही हैं, तो फिर हेड और बिराज तो सर एक नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हेड हेड वर्क से भी निकलती हैं। हेड वर्क्स में और बिराज में कुछ छोटा मोटा को फर्क होता है, ये आप देख लीजिएगा कौन सा फर्क होता है, लेकिन उसमें से भी रिबन सही बात है निकलती हैं। इनमें थोड़ा सा फर्क है बिराज में और हेडवर्क्स में, गलबन वो छोटे स्केल पे होता है और ये बड़े स्केल पे होता है। ठीक हो गया। और सर जो सेकंड क्वेश्चन है सर, जो रसूल बिराज है सर, ये अयूब खान के दौर में बना था, क्योंकि सर अंग्रेज दौर के अंदर तो नहीं बना था ना, झेलम की। कौन सा? रसूल बिराज सर जो दरिया झेलम की ऊपर है। रसूल बिराज का मुझे नहीं पता कब बना है, इतना तो मैं भी जनाब कोई इतना इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ। जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो है, बना होगा। हजार बातें हैं, हजार सवाल हैं, आप इसको सर्च करें, देखें ना, गूगल आपके पास है, आप सर्च करें, आपको डिफरेंट आंसर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। ओके। हम्म, बहुत सी बातें हैं इसमें, अब इनफिनाइट नंबर ऑफ चीजें हैं, तो आप किस किस को कवर करेंगे? आपको एक पिक्चर होनी चाहिए ओवरऑल, और मोटी मोटी बातें जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो आपको पता होना चाहिए। बाकी हजारों सवाल हैं,
लास्ट ब्रांच कोटरी, हाँ जी। कोटरी के बाद हम जो है ना वो बहिर अरब चले जाते हैं। हाँ जी, बाकी किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो, कुछ सवाल हो तो पूछें जी। इसको जब आप बनाएंगे ना, फादर ऑफ रिवर्स जो है ना वही है आपका इंडस रिवर है। सर ये काबू रिवर के बारे में मैंने पढ़ा सर कि चित्राल से निकलकर फिर अफगानिस्तान में घूम के फिर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। चित्राल से निकलता है काबुल रिवर। जी सर, ये चित्राल से निकलता है। इसका केस सुप्रीम कोर्ट में कहा था, एक आदमी लेकर आया था कि भाई इसको काबू रिवर का नाम नहीं देना चाहिए, इसको पाकिस्तानी भाई सिटी का नाम देना चाहिए। चित्राल है अब तो ये फिर चित्राल से। ओहो, वैसे ये जो है ना अफगानिस्तान से निकलता है, मे भी अब इसका कोई हो। लेकिन इतनी निटी ग्रिटी में, इतनी आप टेक्निकल चीज़ों में ना जाएं। इसमें आप अगर जाएंगे तो आपने इतनी चीज़ें करनी है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि पीएचडी नहीं करनी है आपने। नहीं सर, मुझे तो वैसे बात याद है, मैंने आपको जी बता जी। दी हाँ नहीं नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाइडली एक्सेप्टेड जो देखे ना, वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट होते हैं ना, आप उनको ध्यान में रखें। इवन कि अगर आप, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ कि आप अगर इंटरव्यूज में इस तरह की बात करेंगे ना, तो उनको भी नहीं पता होता। आपको मैं अपनी बात बताऊँ, एक दफ़ा इंटरव्यू में सवाल हुआ मुझसे कि सेनेट की कितनी सीटें हैं। तो मैंने कहा सर सेनेट की 100 सीटें हैं। उसने कहा नहीं 100 तो नहीं है। उसने कहा नहीं आप बता रहे हैं ये पुरानी बता रहे हैं। तो मैंने कहा सर जो है ना नई सीटें तो 96 हो गई हैं, और उसके बाद पुरानी सीटें 104 हैं। तो कह रहा आपने 100 फिर क्यों कहा है? मैंने कहा सर वो 4 सेनेटर रिटायर हो चुके हैं और 4 ने भी जाना है। कह रहे अच्छा, कह रहे इस हवाले से। यानी कि कहने की बात ये कि मैंने उसको बताया, लेकिन उसको आइडिया नहीं था कि मतलब किस हवाले से ये कह रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 96 देगा। तो इतनी ज्यादा टेक्निकल और जो उस तरह के आंसर भी आप ना दें, वही आंसर दें जो कि वाइडली एक्सेप्टेड हैं और जो आम सोर्स पे मिल जाते हैं। अब काबू रिवर की जो आपने बताया चित्राल का, आप किसी से पूछें कि वो काबू रिवर को काबू रिवर, यही कहेगा कवानिजान से निकलता है। ठीक हो गया। हाँ जी, वाटर फोबिया है। फोबिया तो हर चीज का है, हमें पढ़ाई फोबिया है तो हम पढ़ाई कर नहीं रहे। हाँ जी बताएं जी, सबको क्लियर हो गई ये बात? फिर हम छोटा से एक दो छोटे मोटे और टॉपिक है वो कवर करते हैं। इनको हाथ से ड्रीवर्स को बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, तो फिर ये आपको क्लियर होंगे। यहाँ पे मैंने कोशिश की है इस राइटिंग टैबलेट के ऊपर ये चीज़ों को ड्रा करना, फिर आपस में कन्फिग्रेशन बनाना। थोड़ा सा जगह कम होती है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे अगर वाइट बोर्ड पे हो तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया, मैं आगे चलूँ? जी जी जजाकल्ला। शुक्र है किसी ने तो कहा है कि उसको समझ भी आई है। और जी रबानी मेहरबानी आपकी। बाकी देखे ना, बाकी तो सारे कह रहे हैं सर वो आपने जो है ना वो मेरी वो, कमर थपकाई है। क्या बात है भाई, समीर ने तो बड़ा अच्छा मैप बनाया हुआ है। जी सर, ये पहले का बनाया हुआ था। अच्छा अच्छा, चलें, पहले का बनाया हुआ है तो अच्छी बात है। अभी इसमें लेक्चर को आप उसके अंदर फिट करेंगे तो आपको कोई नए तरीके से चीजें नजर आएंगी। जी जी सर। आपको क्लियर हुआ है अब? तो पहले तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर था, अभी मजीद चीजें ऐड अप हो गई होंगी ना उसके अंदर। जी सर। ठीक हो गया। ठीक है जी, हम नेक्स्ट छोटे से टॉपिक हैं एक दो वो कवर कर लेते हैं। जी जी, कंजूसी करते हैं सर जी, सर कहते रहते हैं बस। हाँ जी बिल्कुल, अच्छी बात है। एप्रिसिएशन का ये फायदा होता है कि आपकी जो हिम्मत है वो बढ़ जाती है। कोई भी हो ना, ये वैसे जिंदगी में आप देखें, आप एक बेटे हैं, आप एक वालिद हैं, आप एक वालदा हैं, आप एक दोस्त हैं। तो जिस रोल में भी हैं आप, तो अपने जो कोलीग्स होते हैं अपने, तो उनको
अच्छी बात, उनकी अच्छी चीज को एफर्ट कर अप्रिशिएट करना चाहिए, इससे उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। और अगर आप क्रिटिकल होते रहें, आप किसी मुतमिन ना हो, तो फिर आपके साथ रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो फिर तंग हो जाते हैं, और आपका कोई काम करके खुशी महसूस नहीं करते। ये वैसे एक जनरल बात बता रहा हूँ। नहीं, काफी नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि हमें आज ज्योग्राफी को खत्म करना है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, 5-10-5 मिनट मुझे दें। आज हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आज ज्योग्राफी को खत्म करना है। अच्छा जी, अब जी हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर करना है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मशहूर मशहूर हमने रिवर्स देख लिए, बड़ी बड़ी काफी सारे हमने पॉइंट देख लिए। अब हमने जो पाकिस्तान में हमने डेजर्ट की बात नहीं की, तो पाकिस्तान में जो मशहूर मशहूर डेजर्ट हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। तो जी सबसे पहले पहले जो है डेजर्ट्स का आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से डेजर्ट है जी। तो एक डेजर्ट है जिसका नाम है, आप इसको नोट करते जाइए कि बड़ा आसान है, ये छोटा सा टॉपिक है। हाँ, डैम्स 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 रह गया, डैम्स भी कवर करते हैं, ये डेजर्ट के बाद डैम करते हैं। ठीक है, डेजर्ट के बाद। तो सबसे पहले जी अ, हमारे पास एक डेजर्ट है, मैं डेजर्ट्स को कवर कर रहा हूँ। डेजर्ट्स जिसको कहते हैं सहरा। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? सहराए सहारा। पोर्ट्स भी छोटी मोटी हैं, लेकिन इतनी जरूरी नहीं है, बस आपको पोर्ट्स के नाम पता हो कौन कौन सी पोर्ट्स हैं। ठीक है, 4-5-6 पॉइंट्स हैं, उनका नाम पता हो, इनफ है। ठीक है ना, बाकी इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। ऐसे तो हजार चीजें हैं ना, हजार चीजें हैं, वो तो हम सारी चीज तो नहीं देख सकते। अच्छा, डेजर्ट कौन कौन से हैं जी? पहला पहला डेजर्ट जो है ना, वो है जिसका नाम है कार्ड पामा डेजर्ट। कार्ड पामा डेजर्ट। कार्ड पामा डेजर्ट जनाब, ये स्कर्दू में है। और ये स्कर्दू आपको पता ही है कि जीबी में है, और जीबी तो आपको पता है ठंडा तरीन है, और वो कितना ऊंचा है। इसी वजह से कार्ड पामा डेजर्ट। अभी आप कहेंगे डेजर्ट, याद रखिएगा ये रेत वाला भी होता है, और जो ऐसे जो आपका होता है ना, बर्फ ही बर्फ हो, तो वो भी डेजर्ट, उसको भी डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट मतलब जहाँ पे कुछ उगता नहीं है ना, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती। तो काठमांडू भी एक डेजर्ट है, ये स्कर्दू में है, और ये जनाब स्कर्दू ऊंचा है। तो ये पाकिस्तान का कोल्डेस्ट डेजर्ट है, और साथ में ये हाईएस्ट डेजर्ट भी है। कोल्डेस्ट भी है, हाईएस्ट भी है। काठपामा इसका नाम है, और जनाब उसके स्कर्दू में है। ठीक है जी, इस तरह याद रखें कि आपके पाँव जो है ना उसमें कट जाते हैं, इतनी ठंड होती है। एक डेजर्ट। दूसरा जो डेजर्ट है वो है आपका थल डेजर्ट। थल डेजर्ट, ये जो थल डेजर्ट है आपका, ठीक है, ये आपका जो सिंध है, इंडस रिवर सिंध है ना, दरिया सिंध है, दरिया सिंध और जो दरिया जेहलम है, ये इसके दरमियान में ये वाक़ है। ये इसके दरमियान में वाक़ है। और उसके जो मोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर ये स्पैन किया हुआ है, एक है लिया, एक है झंग, एक है बखर, एक है खुशाब। ठीक है, किसी किसी जगह पे इसमें मुजफ्फरगढ़ को भी इसके अंदर शामिल किया हुआ है, लेकिन किसी किसी ने नहीं शामिल किया हुआ। लेकिन मोटे मोटे जो डिस्ट्रिक्ट है आपको ये पता होना चाहिए, जंग, बखर, खुशाब और लिया, ये चार अजला आपको पता होना चाहिए। ये थल डेजर्ट है, थल डेजर्ट है। ठीक हो गया। इसके बाद जो तीसरा बड़ा डेजर्ट है पाकिस्तान का, आवाज नहीं आ रही है जी। मियाँ मियाँ वाली को भी कुछ लोग शामिल कर लेते हैं, किसी किसी जगह पे शामिल किया हुआ है, लेकिन ये कोई शामिल नहीं करता। यानी कि इसमें कोई कंफर्मेशन उसकी जिस तरह की होती है ना, एक परफेक्ट बाउंड्री उस तरह करके बाउंड्री नहीं है। नोटेड शहर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड डेजर्ट के बाद है आपका तीसरा जो डेजर्ट है, वो है चोलिस्तान डेजर्ट। चोलिस्तान डेजर्ट जिस, ठीक है, और ये चोलिस्तान जो डेजर्ट है, ये आपका जो बहावलपुर है ना, बॉर्डर एरिया है जो कि पंजाब में है, भावलपुर, और साथ में भावल नगर, भावल नगर, भावलपुर, ये इस पर मुश्तमिल है ये। और रहीम यार खान का एक तहसील है सादकाबाद, वो भी इसमें आ जाती है। भावलपुर, भावल नगर और रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद, वो भी चोलिस्तान में आ जाती है। ठीक है, और इसको रोही भी कहते हैं, रोही।
चोलिस्तान डेजर्ट को रोही डेजर्ट भी कहते हैं, भावलपुर, भावलनगर, ठीक है। और उसके बाद जनाब कौन सा आपको बताएं, रहीम या खान की जो तहसील सादकाबाद भी आ जाती है चोलिस्तान के अंदर, ठीक है। और ये थल और ये जो चोलिस्तान है, ये दो डेजर्ट हैं जो कि पंजाब में आते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पंजाब में कितने डेजर्ट्स हैं, तो दो डेजर्ट्स हैं, चोलिस्तान और थल, याद रखिएगा। इसके बाद ये हमारा जो चौथा बड़ा डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट है जी। थार डेजर्ट किधर है जी? थार डेजर्ट जो है ना, ये नाम से ज़ाहिर है, ये जो इंडिया हम लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट देखा था जो कि सिंध के साथ था, इंडिया के साथ बॉर्डर था, थरपारकर। ये थरपारकर, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट था मीरपुर खास, मीरपुर खास के साथ था उमरकोट, जहाँ पे जो है ना वो पैदा हुआ था आपका, क्या नाम है इसका, अकबर। अकबर पैदा हुआ था, तीसरा मुगल बादशाह। तो मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना, इन इन पे मुश्तमिल है थर डेजर्ट। और ये काफ़ी बड़ा डेजर्ट है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और दुनिया का 9वां बड़ा डेजर्ट है, 9वां बड़ा डेजर्ट है थर डेजर्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब एक और है, एक और डेजर्ट है हमारा, 5वां डेजर्ट, उसको हम कहते हैं खारान डेजर्ट। खारान डेजर्ट, खारान डेजर्ट किधर है जी? खारान डेजर्ट आपका बलूचिस्तान के अंदर है। ये जो आपका बलूचिस्तान है, यहाँ से आगे फिर ईरान का एरिया है ना, उसके साथ का ये इलाका, ये खारान डेजर्ट है, ठीक है। खारान डेजर्ट है जी, ये आपको पता होना चाहिए, बलूचिस्तान के अंदर है। बस ये 5 डेजर्ट आपको पता होने चाहिए। काटपामा डेजर्ट स्कर्दू में है, थाल डेजर्ट ये आपको डिस्ट्रिक्ट्स बता दिए, इनमें है। तीसरा चोलिस्तान डेजर्ट भावलपुर, भावलनगर, सादकाबाद की तहसील इनमें है। थार डेजर्ट थरपारकर, मीरपुर खास, उमरपुर इनमें है। खारान डेजर्ट बलूचिस्तान में है। और सबसे बड़ा डेजर्ट पाकिस्तान का थार डेजर्ट है। और उसके बाद चोलिस्तान, और जो ये है आपका थल है, ये पंजाब में आते हैं, 2 डेजर्ट्स हैं, ठीक है। चोलिस्तान का दूसरा नाम रोही है। तो ये मोटे मोटे जो आपके डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये मैंने आपको बता दी। अब किसी ने मुझे याद दिला दिया डैम्स का, तो मैं आपको अहम अहम जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डैम है वो हम कर लेते हैं बस। इसके अलावा हमारा वो इसको वाइंड अप कर देंगे। तो जरा मुझे डेजर्ट्स के हवाले से बता दें कि डेजर्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं, फिर हम आखिरी टॉपिक हम अपना करते हैं। हाँ जी, जरा बताइए। सब बताएं। फॉरेस्ट को छोड़ें, बस फॉरेस्ट को छोड़ें, फॉरेस्ट इतने अहम है भी नहीं। बस एक आधी चीज़ है फॉरेस्ट से रिलेटेड, वो आपको बता देंगे। अच्छा, अब जी डैम थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अक्सर पेपर में आते हैं, ठीक है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि डैम जो है ना, डैम में क्या होता है कि दरिया का पानी को डैम में एक खास एलिवेशन हाइट पे रखा जाता है, उस पे स्टोर किया जाता है, और वहां से फिर पानी को नीचे गिराया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। तो डैम जहाँ भी होगा वहां बिजली पैदा होगी। और जो पानी से इसको, जो ये पानी से बिजली पैदा हो रही है ना, तो इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आपको बताने हैं जो, तो आपको जो नाम पता होने चाहिए, सबसे पहला पहला है जो सबसे बड़ा हमारा डैम है, उसका नाम है तरबेला डैम। तरबेला डैम जी, ये जनाब कहाँ पे है जी? हरीपुर में है। हरीपुर मतलब केपी के अंदर है, ठीक है। और ये किस दरिया पर है? ये दरिया सिंध पर है। जिस तरह वो देखे ना, कोई स्थान से फिर शामिल हुआ, उसके आगे फिर आगे हरीपुर के मकाम, तरबेला डैम, ठीक है। और ये दुनिया का लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है, लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम है, ठीक है। अर्थ फील्ड का ये होता है कि यानी कि ये बनाया गया इस हिसाब से इसमें कि इसको प्रॉपर तरीके से, उसकी लोकेशन उस तरह नहीं थी, इसको बनाया गया था। और भी इसमें कोई टेक्निकल है चीज़ें, बस आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम है, तरबेला डैम है, हरीपुर में है और सिंध में है। क्लियर होगी बात आपको? एक डैम तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद जनाब
अब पूछे आपने रबानी, कोई डेजर्ट था जो कि भारत के किसी डेजर्ट के साथ मिलता था। हाँ जी, तो ये आपका ये जो थर है ना, तो ये मिलता है ना, थर के साथ राजस्थान, आपका राजस्थान की स्टेट है। ये थर है ना, उसके साथ आगे फिर वो राजस्थान शुरू हो जाता है, वो उनका डेजर्ट है। पता चल गया रबानी आपको? ठीक है। अच्छा, त्रिवेला डैम हो गया। उसके बाद जनाब जो अहम डैम है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपका रावल डैम है। ठीक है। और रावल डैम जो है ना, ये इस्लामाबाद में है। और ये किस रिवर पर है? ये कुरंग रिवर पर है। ये छोटे छोटे दरिया हैं, ठीक है, इनका नाम भी आपको पता चलेगा, कुरंग रिवर। रावल डैम कुरंग रिवर पर है। आर के से याद रखना है, रावल रिवर कुरंग रिवर पर है, जो कि इस्लामाबाद में है। उसके बाद दयामीर भाषा डैम, ये भी बन रहा है। इसका आपने अक्सर जो है ना वो देखा होगा, खान साहब ने भी इसकी जो जब कलेक्शन हो रही थी तो उस पर बड़ा चंदा चंदा मांगा था, और पूरे दुनिया को, लोगों को बड़ा एंगेज किया था, दयामीर भाषा डैम। तो ये जो दयामीर भाषा डैम है, ये किस पे बन रहा है जी? ये दयामीर भाषा ये बन रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, और सिंध रिवर के ऊपर बन रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। ठीक है, दयामीर भाषा डैम। उसके बाद जनाब एक और डैम, ये आपका तीसरा डैम हो गया। चौथा डैम आप नोट कर लें, वो है मंगला डैम। मंगला डैम किधर है जी? मंगला डैम है आपका मीरपुर। मीरपुर आजाद कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है ना, मीरपुर। ये मीरपुर के अंदर है। ठीक है। और ये द्रे जेलम पर है। ठीक है, जेलम के साथ डिस्ट्रिक्ट है ना ये मीरपुर का। जेलम के आगे, साथ पे आगे मीरपुर आ जाता है। ठीक है, मीरपुर खास नहीं है, ये मीरपुर आजाद कश्मीर है। तो जेलम रिवर के ऊपर है मंगला डैम, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चौथा हो गया। पांचवा है खानपुर डैम। खानपुर डैम, ये जनाब ये भी हरिपुर है में है। ये भी हरिपुर में है। और ये हारो रिवर पर है, हारो हारो। ठीक है ना, हारो रिवर पे। खानपुर डैम पे मैं गया था, और हमारा एक दोस्त है, वो डूबते डूबते बचे थे, तो मैंने याद किया हुआ था कि हम हारते हारते बचे थे खानपुर डैम में, तो हम हारते हारते से हारो डैवर खान। बस, ये पता कुछ अलग है, इसी तरह आपने भी याद कर लेना है कोई। ठीक हो गया। उसके बाद वार्सक डैम है एक। और भी छोटे मोटे डैम है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो पेपर के हवाले से जरूरी है। वार्सक डैम, ये जनाब काबुल रिवर पर है। ठीक है, काबुल रिवर पर है, और ये जनाब पेशावर में है, वार्सक डैम। इसके बाद और भी छोटे छोटे डैम हैं। नंबल डैम कर लें, ये आपको याद हो जाएगा, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लें। नंबल डैम, ये नंबल लेक पर है। और नंबल लेक आपको पता है ना, मियां वाली में है। ठीक है, मियां वाली में है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब और क्या बात है आपको बताने वाली है? मेरे ख्याल में तो यही चीज़ है। तो बताइए जी, आपको डैम सबको क्लियर हो गए हैं कि नहीं क्लियर हुए? यही अहम बातें हैं इसमें। हरिपुर सिंध में नहीं है, हरिपुर केपी में है। हाँ जी, डैम आप सबको क्लियर हो गए हैं? सब मुझे बताएं। तरबेला डैम इंडस पे है ना, रिवर इंडस पे, सिद्रा सिंध पे, शाजी सिंध पे। हाँ जी, सब बताएं जी, सबको क्लियर हो गया ये वाला? जरा मुझे सब क्लियर करें, फिर मैं जरा मुझे सेटिस्फेक्शन हो। ठीक हो गया। ठीक हो गया, किसी ने अच्छा ये बात की थी। एक बात आखिरी याद कर देता हूँ। आपने ये शहर नहीं चूहा छोड़ा था, मैं इसको ही बताता हूँ।
हाँ, ये बात बताने वाली है, ट्रोपिक ऑफ कैंसर ये वाली जो है ना, हाँ ये बात बतानी है। चले एक एक छोटी सी बात आपको वो बता देते हैं, ट्रोपिक ऑफ कैंसर ये चीजें कर लेते हैं, और साथ में एक फॉरेस्ट की बात की ये कर लेते हैं। बस मुझे आप सिर्फ 5 मिनट दें, ठीक हो गया? 5 मिनट में हम कवर करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको खुदा हाफिज कहेंगे ज्योग्राफी को। सर आपने पाँच कहा मिनट था 1932 वाली कहानी भी सुनाऊंगा जो गोरेन ने विराज बनाया था। चलें, वो ये जब मैं आपको कवर करके दूं फिर एंड पे मुझे वो बताइएगा कहानी, ओके। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब मैं दो बातें करनी है। एक, सबसे पहले आपने कहा फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के वाले से ज्यादा आप ना खपें, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये किसी मुल्क के लिए बड़े जरूरी होते हैं। और आमतौर पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, वो ये कहता है कि किसी भी मुल्क के अंदर 25% जो एरिया है ना, उसके ऊपर फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान है उसके अंदर 5 to 6% एरिया पे फॉरेस्ट है, ठीक है? आप खुद अंदाजा लगाएं कि फिर फॉरेस्ट हमारे पास कितना कम है, ठीक हो गया? ये आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट हमारे पास कम, और हमारे पास जनाब एक फॉरेस्ट है, छांगा मांगा जनाब, ये जो है ना कसूर में है, कसूर, ठीक हो गया? कसूर और लाहौर के आसपास है, कसूर लाहौर, ठीक हो गया? छांगा मांगा फॉरेस्ट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फॉरेस्ट यही है। उसके बाद जनाब 5-6% पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट हैं, होने 25% चाहिए बस। फॉरेस्ट बात आपने कर दी, इक्वेटर वाली वो कर देते हैं। वो देखें जी, आपकी जो जमीन है ना, आपकी ये लैंड है, ये लैंड है, बेजवी शक्ल की है। इस लैंड को मैं अगर इस तरह डिवाइड करूँ ना, तो ये सेंटर, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सेंटर है, सेंटर में लैंड गुजरी है, लाजमी नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटर के करीब है, और यहाँ से ऐसे। तो इस अगर जमीन को मैं डिवाइड करूँ 4 हिस्सों में, तो इस तरह डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये वाली, ये ठीक है, ये उफ़क़ी लाइन है ना, उफ़क़ी लाइन है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहता हूँ। इस लाइन को ज्योग्राफी की जबान में इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर, इसको उर्दू में खत इस्तवा कहते हैं। ऐसी लाइन जो कि आर्क को 2 हिस्सों में तकसीम करे, ठीक है, एक नॉर्थ हिस्सा और एक साउथ हिस्से में तकसीम करे, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये जो नॉर्थ का सारा हिस्सा है ना, ये सारे इस लाइन से ऊपर वाला, इसको हम सारे को कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है? ये असल में तो सेमिस्फेयर होना चाहिए ना, ये आधा स्फेयर है, लेकिन इसको हेमिस्फेयर ज्योग्राफी में कहते हैं, हेमिस्फेयर। तो ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है ये सारे का सारा, और ये सारे का सारा क्या है? साउथ हेमिस्फेयर। ये तो आपको पता चल गया, इस लाइन से नीचे वाला, नीचे तक, ये साउथ हेमिस्फेयर है। उसके बाद अगर मैं ये कहूँ, ये जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रा की है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। ये जो लाइन है, ये अर्थ को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, एक ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है? नॉर्थ साउथ में, और ये ईस्ट और वेस्ट में, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, प्राइम मेरिडियन। यानी प्राइम मेरिडियन ने क्या किया, अर्थ को 2 स्फेयर्स में डिवाइड किया, एक ये स्फेयर जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये वाला ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये 2 लाइनों का तो आपको पता चल गया, ये इक्वेटर है और ये प्राइम मेरिडियन है। इक्वेटर जीरो, ये 0 डिग्री पर है, ठीक है, और ये 90 डिग्री पर है। आपको पता है ना, ये 0 डिग्री और ये आपस में 90 डिग्री है, ठीक है? इसके दरमियान में फिर बाकी एंगल बढ़ता जाएगा, ये 0 से बढ़ता 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 90 जाएगा, ठीक है? यहाँ भी ये 90 है, तो ये 0 से बढ़ता बढ़ता 90 जाएगा, और ये भी 0 डिग्री है, ठीक है? ये 0 से बढ़ता बढ़ता 90 जाएगा, और यहाँ पे ऊपर 90 जाएगा। तो ये जो 0 डिग्री से पास होती है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर की लाइन। जो हमने बात की थी कि कांगो रिवर इक्वेटर की लाइन को 2 दफा क्रॉस करता है, तो ये वो इक्वेटर थी। फिर इसको मैप के ऊपर भी ड्रा करेंगे हम। आप इंटरनेशनल जो मैप है ना वर्ल्ड का, उसके ऊपर इस तरह की एक देखें, तो बिल्कुल ऐसे सेंटर में एक लाइन जा रही होगी, इसको इक्वेटर कहते हैं, और इसी तरह वर्टिकल लाइन भी जा रही होगी, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर
इस तरह की एक और इमेजिनरी लाइन्स है नहीं, लेकिन हमने बनाई हुई है। क्यों? हम ताकि ट्रेस करें कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, उसकी लोकेशंस क्या जानने के लिए हमने ये लगाई हुई है। इसी तरह की ऐसे लाइन्स लगाई हुई है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन्स है, जो कि आपका जो इक्वेटर है उसके पैरेलल लाइन्स है, ठीक है ना, पैरेलल जा रही है सारी, यानी उसके उसी डायरेक्शन में। तो ये जो लाइंस मैंने अभी ड्रा किए हैं, इन लाइंस को कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता है, ये सारे, ये तो इक्वेटर हो गया ना, इन इन लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, ये जितनी भी लाइंस है सारी को लैटिट्यूड्स कहते हैं। इसी तरह ये जो आपका प्राइम मेरिडियन है, तो यहां से भी ऐसे जा रही हैं लाइंस, ये इधर से ही निकलेगी ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ये जो लाइंस हैं इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये लैटिट्यूड्स हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल जा रही हैं, और लॉन्गिट्यूड जो कि प्राइम मेरिडियन के हिसाब से जा रही है, पैरेलल हिसाब से। तो लॉन्गिट्यूड से आप याद रख सकते हैं कि लेटी हुई है, तो ये लेटी पड़ी है ना यहाँ पे, आपके हिसाब से ये लेटी पड़ी है, तो ये लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। अब ये है इक्वेटर की लाइन है। इस इक्वेटर का मैं आपको बता चुका, जहाँ 0 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है, इनके दरमियान में एंगल चेंज होगा। ऊपर यहाँ पे एंगल बढ़ता जाएगा, यानी 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री यहाँ पे जाके होगा। 0 से यहाँ पे एक और लाइन जाती है, 0 से यहाँ पे 1 डिग्री है, 23.5 ऊपर है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक लाइन है, ये है, ये ऐसे जाती है यहाँ से ऐसे और ऐसे ही, यानी कि 23.5 यहाँ पे है और 23.5 यहाँ भी ऐसे ही जाएगा। तो जो इक्वेटर से 23.5 ऊपर जो लाइन इस तरह जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रोपिक ऑफ कैंसर। ट्रोपिक ऑफ कैंसर। तो जैसे ऊपर जाती है एग्जैक्टली वैसे नीचे भी जाती है, ठीक है। यहाँ भी 23.5 डिग्री ही नीचे ऐसे ही एक लाइन जाती है। इस लाइन को हम कहते हैं ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या फर्क है दोनों में? ट्रोपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ हेमिस्फीयर में। ये बात क्लियर होगी आपको? उसके बाद फिर इसमें जो है ना आपके जोन्स हैं, वो जब हम अर्थ पढ़ेंगे ना, अर्थ की कंपोजिशन, फिर उसमें जोन देखेंगे कि कहाँ पे वो टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन है, पोलर जोन है, वो हम उसमें मजीद देखेंगे। तो इस ये जो लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं, ट्रोपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, इक्वेटर होता है, इसके हिसाब से ही किसी कंट्री की लोकेशन बताई जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने पाकिस्तान की लोकेशन पढ़ी हो ना, तो वहां पे उसके साथ लिखा होगा कि मिसाल के तौर पे, वैसे कुछ 37 कुछ है कि 37 डिग्री नॉर्थ टू इतने डिग्री साउथ, इतने डिग्री ईस्ट से इतने डिग्री वेस्ट, ये जो लोकेशन दी होती है, ठीक है। तो ये उसी हवाले से ही होती है। हाँ जी बिल्कुल। इक्वेटर लाइन जो है ना, नहीं इक्वेटर लाइन ग्रीनविच सिटी से नहीं, मेरे ख्याल में प्राइम मेरिडियन गुजरती है, ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन गुजरती है इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर है ना ये। ठीक हो गया? ग्रीनविच एक सिटी है जहाँ पे ये उसके अंदर है, बर्तानिया के अंदर, यूके के अंदर है, वहां से फिर टाइम जोन जो है ना वो बनाए गए हैं। ये इंशाल्लाह जब हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर इस चीज को इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये जो बुनियादी छोटी मोटी आपको बातें बताई, इक्वेटर, ट्रोपिक ऑफ कैंसर, ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसकी समझ में आई आप सबको? जरा मुझे बताएं सब। उसामा आपको क्लियर हुए? आपने याद तो दिला दी है। छोटे छोटे कंसेप्ट, बाकी ये जब दोबारा भी साइंस में ये चीज दोबारा भी सामने आ जाएगी। क्लियर हुआ है सब? मुझे बताएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। इसके साथ हमने जनाब ज्योग्राफी जो है ना समाप्त कर ली। आप सबको मुबारक हो, आपने ज्योग्राफी को ख़त्म कर लिया। ठीक है, ख़त्म करने कहने का मतलब ये है, स्ट्रक्चर जो है ना ख़त्म हो गया, बाकी इसमें चीज़ें ऐडअप होती रहेंगी, छोटी मोटी हज़ार बातें हैं, लेकिन बुनियादी बुनियादी जो मोटी मोटी बातें थी वो आपको जो वन पेपर के हवाले से ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी। तो साहब मुबारक कबूल करें।
जी जजाकल्ला। जी जी ठीक हो गया। ठीक हो गया जी, सबको क्लियर हो गई ज्योग्राफी। अब आपको पता चल गया कि ज्योग्राफी होती क्या है। जब आपके सामने आपको ज्योग्राफी का नाम लेगा तो आप बताने के काबिल होंगे ज्योग्राफी क्या होती है। ठीक है। मैंने अपनी कोशिश की अपनी एबिलिटी के मुताबिक मैक्सिमम इसको आसान बना के बताऊं। बाकी जितनी भी कोशिश की जाए, किसी ने अगर आप में से टीचिंग की है तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते होंगे कि पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल पढ़ाना होता है। बहुत सी बातें आपको बतानी होती हैं, फिर उसमें चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। ठीक है। और कोशिश करता है इंसान। बाकी बैठ के क्रिटिसाइज करना और चीज़ों को वैसे करना कि ये चीज़ नहीं है वैसे है, तो वो बड़ा आसान होता है। बहुत आसान है। लेकिन अब जब उसके लिए जितनी प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, जिस हिसाब से आप डिलीवर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है ना। आप अगर टीचिंग करते हैं तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि चीज़ जब डिलीवर करते हैं, आप देखें ना, आप एटीट्यूड क्या होता है। आप 100 चीज़ें आपने बतानी है, आपने 90 बताई हैं, तो स्टूडेंट ने कहना होता है सर आपने वो 5 बातें तो नहीं बताई हैं। वो वहीं पे उलझा हुआ होगा। ठीक हो गया। तो ये बड़ी एक कोशिश होती है, और मैंने कोशिश की है आपको बताने की। और उम्मीद है आपको कुछ समझाने में कुछ कामयाब होऊंगा। हाँ जी, कुछ फायदा हुआ है, ज्योग्राफी कुछ समझ में आई है, पल्ले पड़ी है। जी सर, समझ तो आ गई सर। एक सर दो डैम सर, वो हम लोग लिखे सर, एक दासो और सर मोहम्मद डैम सर, ये भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं है सर? जी दासू इतना नहीं है, मोहम्मद का मेरे ख्याल में कभी कभी पूछ लेते हैं, मोहम्मद का देख लें आप। बाकी देखे ना, ये किसने बात की, हारून ने की है। जी जी सर। हारून देखे हैं, हारून मेरे भाई। बहुत सी बातें हैं। आप मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसमें कितनी बातें हैं ज्योग्राफी के हवाले से, तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से इतनी बातें हैं कि आप, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको वन पेपर में बताई जाती हैं। अगर हम इन डिटेल देखें ना, मैं सिंपल से आपको बात बताता हूँ। अब एक ने आपने भी सवाल किया होगा सोने, आप सिर्फ पंजाब का मैप है ना, पंजाब के मैप को मैं शुरू करता हूँ और उसको अगर आप एक्सप्लोर करना शुरू कर देना, आप यकीन करें, आप 4 महीने तो बड़ी दूर की बात है, आप एक साल में भी कवर नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान पंजाब के मैप। आप कहेंगे पंजाब में रेलवे लाइंस कहाँ से जा रही हैं, पंजाब में नहरें कौन सी हैं, पंजाब में बैराज कौन से हैं, पंजाब में डैम कौन से हैं, पंजाब में हवाई रूट्स कौन से हैं, पंजाब में एयरपोर्ट्स कौन से हैं, पंजाब में ड्राई पोर्ट्स कौन सी हैं, पंजाब के मोटरवेज कौन सी हैं, हाईवेज कौन से हैं, स्मॉल हाईवेज कौन से हैं, छोटे छोटे डैम्स कौन से हैं, लेक्स। आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी इनफिनाइट चीज़ें। लेकिन वन पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको मुख्तसर आपको बतानी पड़ती हैं चीज़ें। इस बात को समझिएगा। ठीक है। बाकी आपको अगर कुछ चीज़ इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी हैं, आप उसमें महमूद को देख लें, अगर आप देख लें, या जो दूसरा आपने बताया डैम, तो उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बातें थी मेजोरिटी आपको मैंने बता दी है। बाकी अगर आपका जिगर गुर्दा कहता है और चीज़ों कवर करने को, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। और पीएचडी अगर करनी है तो वो भी कर सकते हैं। हारून मेरी बात समझ में आई है आपको? जी सर, समझ आइए सर। ये सर का सर एक बटा है, ये तो इसके अंदर भी क्वेश्चन है पढ़े थे तभी सर मैंने पूछ लिया, बस पीपीएससी सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस उसको फिर कर लें। ठीक है, पर किसी में आया होगा, ज्यादातर ये मोटी मोटी यही पूछते हैं। ठीक हो गया है, ठीक हो गया जी। उसके बाद ज्योग्राफी क्लियर हो गई, इंशाल्लाह ताला हम कल से नेक्स्ट जो है ना अपना चैप्टर शुरू करेंगे। हमने 4 चैप्टर्स, अपने 4 जो हमारे रूम्स हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। अब इसमें रंगा भरते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। ठीक हो गया। तो आप अब खुद अपने आप से पूछिएगा कि आप जब पहले दिन ज्योग्राफी की क्लास में आए थे और अभी आप यहाँ पे हैं, तो आप अपने अंदर कितनी तब्दीली महसूस कर रहे हैं। ये आपको पता चलेगा इस बात का। हाँ जी, कोई तब्दीली आई है आपके अंदर ज्योग्राफी के हवाले से, ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से? अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी तब्दीली आई है तो इसका मतलब आपने जो है ना वो कुछ ना कुछ गेन किया है। बाकी किसने कितना ज्यादा गेन किया है, काम किया है, वो एक अलग बात है। और वो गुंजाइश हमेशा रहती है। हाँ जी, मुझे बताइए, कोई तब्दीली आई है, पॉजिटिव तब्दीली?
जी चलें, बहुत अच्छी बात रबानी। रबानी अच्छी बात है, आप थपकी देती हैं, बाकी सब तो जो है ना वो थपकी नहीं देते, ये तो बाकी सब कहते हैं कि ये चीज़ रह गई है सारा, वो चीज़ रह गई है, और ये भी है वो भी है। हाँ जी, अच्छी बात है। बाकी मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, परफेक्शन जो है ना, परफेक्शन वो एक आइडिया का नाम है। रियलिटी कभी भी परफेक्शन नहीं होती, मुकम्मल कुछ भी नहीं होता, और एक मैक्सिमम कोशिश आपकी होती है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। और जी चीज़ क्लियर हो गई, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे। और किसी ने कोई चीज़ ऐड करनी हो, कोई बताना हो तो हमें बताएं, माइक ओपन करके बताइएगा। अब जरा आपको सुनूं, मैं तो बोल बोल के अब थोड़ा थक गया हूं। अब देखें जरा, ये तीन लोग हमारे माशाल्लाह से क्लास में चले गए हैं। ठीक है ना? तो ये है मजे की बात, देख लें फिर आप। सर ये क्वेश्चन है सर, आप इस रमजान में कितना रूटीन थी सर पढ़ने की? रमज़ान में जनाब जो पढ़ने की रूटीन है ना, वो बड़ी टफ होती है, लाजमी बात है। अभी भी रूटीन मेरी बड़ी टफ है, और रात को लाजिम बात, अब देखिए क्लास खत्म होती है, फिर आप सोते हैं, फिर शहरी सुबह उठना, और सुबह फिर कॉलेज की तैयारी। मैं तो 3-4 घंटे मुझे नींद मिलती है, अभी मैसर होती है। दिन को भी काफ़ी सारे काम होते हैं। 3-4 घंटे रमज़ान में, 4 घंटे 5 घंटे, कभी कभार को ज़्यादा मिल गया, नहीं तो इतनी सी नींद अभी की बता रहा हूँ। पहले भी तकरीबन यही रूटीन होती थी, और कोशिश मैं करता था कि चीज़ों को पढूं, मैक्सिमम चीज़ें कवर करूं। और हमने तो भाई बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है। ये जो आप मुझे इसी वजह से दुख क्यों होता है, ये जो क्लास छोड़ के जाते हैं, उसकी वजह है कि मुझे तकलीफ होती है ना, कि क्यों आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि आपका इसमें फ़ायदा हो रहा है और आप सीख रहे हैं। आप क्यों उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं? तो दुख होते हैं। हमने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है हाथ में, ऐसे भी गुजारे हैं, कई कई रातें जाग के भी गुजारी हैं। ये तो फिर अल्लाह को पता होता है कि किसने कितनी, मतलब उसमें बड़ा मतलब जॉब भी होती थी साथ में, पहले मैंने क्लास में एक दिन बताया था, साथ में पढ़ना भी होता था। कई हॉस्टल में मैं रहता था, तो वहाँ पे सारे मामलात आपको पता है, खुद मैनेज करने पड़ते हैं। और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोशिश की है, बड़ी कोशिश की है। उसका फ़ायदा हुआ है कि अल्लाह ने बड़े जल्दी मतलब अ, कामयाब भी किया है, अच्छी जगह पे, कई जगह कामयाब किया है। देखिए ना, मुझे कंसर्न होती है, मैं ओन करता हूँ ना। अब अगर मेरा कंसर्न ये हो कि आपने मुझे फीस दे दी है, उसामा या मैरीन या रब्बानी, जिसने भी, अभी आप जाएं भाड़ में, अगर मेरा ये कंसर्न हो तो ये भी तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप सीखें, यहाँ पे आपने अगर पे किया है, आपने टाइम दिया, तो आप सीख के जाएं। तो इस कंसर्न को, इस चीज़ को आप समझें। ले आपको ये बात लेकिन फिर भी क्लास वालों को समझ में नहीं आती कि फिक्र वही करता है जो आपको ओन करता है, और वो चाहता है आपका फायदा हो। नहीं तो मेरे लिए तो बड़ा आसान है, मैं तो क्लास टू क्लास पढ़ाऊँ, और यहाँ मार्केट में ऐसे लोग बड़े मौजूद हैं, वो तो बल्कि आपसी क्लास में भी पूरी नहीं लेंगे, और वो जान छुड़ाएंगे। ठीक है, ये आपको शायद मुश्किल भी लगता हो, लेकिन वो एक चीज़ को ओन करना होता है ना, वो इसी तरह होता है। हाँ जी, हमने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े से अच्छे तरीके से रह रहे हैं, और बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, ग्रेसफुल जॉब है। ठीक है, जो हमारे साथ नॉन सीरियस थे, वो अभी भी पीपीएससी के सेंटर में बैठे हैं। तो देखिए ना आप, या तो ये पीपीएससी एफपीएससी की तरफ आए ना, अगर आप आए तो फिर सीरियस होके काम करें, नहीं करना तो फिर छोड़ें इसको। नहीं, अगर आप सीरियस नहीं होंगे, इसको शुगर लगाएंगे, तो फिर मेरी बात आप लिख लें, आप कभी भी क्वालिफाई नहीं करेंगे। शुगर वाले बंदे क्वालिफाई नहीं करते।
बिल्कुल जी, ऐसे ही है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ ऐड करना चाहता हो, कोई आप ही बोलें, ज़रा मुझे ज़रा रेस्ट करने दें। हाँ जी सर सैर, ज़रा आप कोई बताएं ये बच्चों के बारे में, ये क्यों मतलब बार बार इनको कहते हैं लेकिन इनको बात हमारी समझ में नहीं आती। सर मैंने तो आपको पहले भी कहा है, आप इनकी टेंशन लेना छोड़ दें, लेकिन पता नहीं आप फिर भी इतनी इनकी टेंशन लेते। जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। अभी भी देखें वो स्टिल वो लोग लीव कर गए हैं। तो बस ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें, अल्फाज ही जाया करने हैं। देख लें जी फिर, क्या करें, हमारा अपना जिगर गुर्दा है ना। सर आप भी उन्हीं उस्तादों की तरह बन जाए ना, जो जिनको कंसर्न इस चीज से नहीं होता। बच्चा क्लास में आया है, चला गया है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा, बस आपने पढ़ा दी है। ठीक है, आपका काम तो हो गया है ना, आपकी ड्यूटी थी, आपने पूरी कर दी है। बाकी जो नहीं पढ़ता तो वो आप उसको पकड़ के नहीं पढ़ा सकते। और जो इस लेवल पे आके भी, ये वो लेवल तो नहीं है जैसे हम लोग 2 3 के बच्चों को पकड़ पकड़ के वर्क करवा रहे होते हैं, बेटा वर्क कर लो, वर्क कर लो। ये वो लेवल तो नहीं है ना इनका। अगर ये उस लेवल पे भी इस तरह का इनका बिहेवियर है, तो वही वाली बात होगी कि फिर एक सीट होगी और उस पे 10,000 कैंडिडेट होंगे, लेकिन जो सीरियस होंगे वो उनमें से भी कोई 150 होंगे। तो ये उस तरह का इनका है मसला। चलें जी, क्या करते हैं जी, ऐसा ही है। जो लोग सीरियस नहीं है तो मेरा तो नुकसान नहीं है, उनका अपना नुकसान है। जो जा रहे हैं तो जाएं, और जो सर छोड़ आप के चले गए टेंशन हैं, ना कुछ लिया करो। 4 साल 5 साल से अप्लाई कर रहे हैं, वो 5 साल और भी 10 साल और भी करेंगे। ऐसा ही है। ठीक हो गया जी। और जी कोई चीज़ ऐड करनी हो किसी ने, इस बात को छोड़ें, ये ऐसी परेशानी वाली बात है। कोई अच्छी सी बात सुनाएं, कोई गाना सुनाएं, कोई मुझे, आप कोई गजल सुनाएं। सर रमजान अच्छा है, वो गाने आप, तो नहीं सुना सकते। नहीं नहीं कोई नहीं, खैर है। अच्छा जरा देखें, वो आपने एक सवाल पूछा था, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर हम क्लास को एंड करते हैं। शक्कर जो बिराज है ना, उसके हवाले से बड़ी जबरदस्त बात है, सब नोट हाँ। करिएगा। हाँ नहीं। जी जी, ठीक है जी, अच्छी बात है। रबानी बाकी आप जैसे नहीं है ना, ठीक है, लेकिन आप इंशाल्लाह ताला बड़े जल्दी क्वालिफाई करेंगी। और जो टीचर की बात को सुनता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो टीचर के दिल से दुआ निकलती है, इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। रबानी आपका जब रिकमेंडेशन लेटर आए तो सबसे पहले मुझे बताइएगा। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था आपको कि जो सखर डैम, इसके हवाले से कहानी है। वो ये कि जब सखर डैम गोरे ने बनाया ना 1932 में, तो बहुत बड़ा डैम था ये बैराज था, ठीक है। इसके ऊपर पुल एक बनाया गया, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो बड़ा एक पुल था। तो उस पुल से ना कोई गुजरना नहीं चाह रहा था, ठीक है। कोई उसमें से गुजरना नहीं चाह रहा था, और बड़े सब परेशान थे, और घोड़ा भी बड़ा परेशान था कि अब इसको मैंने फंक्शनल करना है, इस उसको बैराज को, और इसको बैराज के साथ इस रूट को, तो क्या करूं मैं। उसने ऐलान कराया कि जो जनाब वो इसको बड़े बड़े तहफ़ रखे कि जो इसको क्रॉस करेगा उसको ये प्राइज मिलेगा, ये प्राइज मिलेगा। लेकिन कोई नहीं आगे आया। होता क्या है, होता ये है कि एक ये खबर पहुंचती है जेल में, और एक कैदी होता है, वो जब ये सुनता है ना, तो वो कहता है, उसको सजाए मौत सुना दी गई थी। सजाए मौत जो है ना, सजाए मौत में क्या उम्र कैद सजा होती है। उम्र कैद मतलब होती है 14 साल की सजा। वो कहते हैं अगर मैं 14 साल और रहकर जेल में रहा तो मैं तो वैसे भी मर जाऊंगा। वो अपना प्रपोजल भेजता है गोरे को, यानी उस वक्त की जो इंतजामिया थी, कि मैं इसको ना इसमें से पास करूंगा, उसमें से होऊंगा, और इसका रिवार्ड ये है कि मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, इसकी मुझे ना अ, अगर मैं इसको क्रॉस कर लें तो मुझे आप रिहा कर दीजिएगा।
तो क्योंकि उसको पता होता है कि अगर ये बिराज या गिर भी गया ना ये रोड, तो क्या हो जाएगा, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, वैसे मैं कौन सा को जी रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। तो खैर वो बड़ा क्योंकि गोरे को तो पता होता है वो गिरना नहीं है, लोगों का ट्रस्ट नहीं था उस पर बहुत बड़ा, क्योंकि था वो रूट था, मिराज था। तो बड़े लोग आते हैं, देखने के लिए आते हैं, और बड़ा एक तमाशा होता है, मेला होता है कि अभी वो बंदा आएगा और उसमें से गुजरेगा और वो गिर जाएगा, ये होगा वो होगा। तो उसको जो लोकल उस वक्त की व्हीकल थी, वो उस पर बिठा दी जाता है, वो ठेला था, ये गाड़ी थी, वट एवर जो भी था, उस पर उसको बिठा देते हैं। लोग उसको देख रहे हैं और देख रहे हैं, जा रहा है जा रहा है, अभी गिरेगा अभी गिरेगा अभी गिरेगा। एक किनारे से वो शुरू होता है और दूसरे किनारे तक होता है, ये यानी कि उसके किनारे तक जाना होता है। तो एक किनारे से वो शुरू करता है, तो दूसरे किनारे पर उसकी जो है ना बीवी खड़ी होती है। और लाजमी बात है, उसकी वो सरताज होता है, उसके लिए तो वो पूरी दुनिया होती है, पूरी कायनात होती है वो शख्स। शायद वो कैदी हो जिसके लिए हो, लेकिन उसके लिए तो बहुत कुछ होता है। तो वो खैर उस पे उसको सामने खड़ी होती है और वो दुआएं कर रही होती है और सारा रो भी रही होती है कि पता नहीं क्या होगा। वो शायद उसको ये भी शायद डर होता है कि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी हस्बैंड को इस तरह गिरता देखूंगी। ठीक है ना। और उसका जो बंदे का नाम होता है वो होता है जमाल खोसो, उसका नाम होता है जमाल खोसो। तो वो जनाब उस ठेले पे बैठ जाता है और वो ऐसा ऐसा जाता 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 है, बड़ी सस्पेंस क्रिएट होता है, लोग देखते हैं कि जा रहा है, अभी गिरेगा अभी गिरेगा। उसकी जो वाइफ है दूसरे किनारे पे, वो दुआएं कर रही होती है सारा कुछ करके, और वो उसको देख रही थी। और होता जाता है होता जाता है, होता क्या है कि वो क्रॉस कर लेता है। और जब वो क्रॉस कर लेता है तो उसकी जो वाइफ होती है दूसरे किनारे पे, वो बहुत खुश होती है, उसको गले लगाती है, बहुत खुश होती है। और वो कहती है, वो जब पहुंचने वाला होता है तो वो कहती है, हो जमालो हो जमालो हो जमालो। तो आज भी वो सिंध का एक फोक गाना है, हो जमालो। तो वो वो गाती है और उसके साथ वो रक्स करती है। तो आज भी वो तारीख में वो फोक के हवाले से हो जमालो और वो रक्स आज भी सिंधी उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसको मनाते हैं, हो जमालो हो जमालो। तो ये एक वाकया था जो कि उस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो बड़ा खूबसूरत वाकया ये। ठीक है। तो हो जमालो आप सुने, सिंधी का बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है। हाँ जी, समझ आया हो जमालो का मतलब, और आपको सखर विराज की सैर करा दी है ना। हाँ जी, तो बस चलिए जी, इस गुड नोट के साथ क्लास को कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, ज्योग्राफी आपको सारी बातें बता दी, बुक्स बता दी, सब कुछ बता दिया। और बाकी आपने इसको कवर करना है। और यही चीज़ें हैं, मोटी मोटी बातें यही। हाँ जी, पूरी फिल्म बनती रही है, बहुत अच्छी बात है। ये फीलिंग्स होती है ना चीज़ों को, जो लोग फीलिंग्स रखते हैं तो वो फील करते हैं कि वो क्या सिचुएशन होगी, वो सिनारियो पे होगा। किसी के लिए ये ऑर्डनरी इंसिडेंट होगा, लेकिन किसी के लिए तो ये उसकी वाइफ के हवाले से, उसके बच्चों के हवाले से आप सोचे ना, कितना बड़ा वो एक दिन होगा उन सब के लिए। ठीक है। तो ये फीलिंग्स होती हैं, ये फिर आपका जब अंदर से ऐसा साथ आपके होते हैं, फीलिंग्स आपकी होती है, तो वो तब आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।